गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। बात करते हैं सबसे पहले बच्चों की, जो कहते हैं कि ये इंतखाबात अगर हर साल ही हो जाएं, वैसे होने नहीं चाहिए, 5 साल बाद ही होने चाहिए, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं चूंकि बच्चों को मिल रही हैं छुट्टियां, तो बच्चे जब छुट्टियों की बात आए तो वैसे भी बहुत ज्यादा संजीदा हो जाते हैं छुट्टी को। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता कि क्या इंतखाबात क्या होते हैं। बच्चे ही मासूम होते हैं, तो वो तो बस उनको कोशिश होती है कि हमें छुट्टियां हो जाए। कितनी छुट्टियां हुई हैं जी? खासी छुट्टियां होगी। आप ये देखें ना कि पंजाब के बाद अब सिंध ने, केपी ने और इस्लामाबाद ने भी ऐलान कर दिया है कि 1 हफ्ता होंगी छुट्टियां। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज 9 दिन के लिए बंद रहेंगे, 6 से 9 फरवरी। जरा 5 को वैसे बंद है, 5 फरवरी की छुट्टी, उससे पहले वीकेंड होता है, तो छुट्टियां लंबी हो रही हैं। तो 3 और 4 फरवरी को जिस तरह हफ्तावार छुट्टी होगी, और 5 फरवरी को कश्मीर डे, और उसके बाद 10 और 11 फरवरी को भी हफ्ते और इतवार की छुट्टी। तो एक लंबा सा वीक पर मिल गया है ऑफ। अच्छा, और उसके अलावा बहुत सारे लोग, जाहिर है हर तरह की चीज हम देखें तो वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, स्केड्यूल आगे पीछे होता है। सिर्फ बैंक का स्केड्यूल भी आगे पीछे है। को तो छुट्टी नहीं है। अच्छा, जो नोटिफिकेशन है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि स्कूलों के लिए कि 10 तारीख को स्कूल खुलेंगे। नहीं, जो सैटरडे है दैट इज ऑन फॉर इस्लामाबाद स्कूल्स। अच्छा, अब लेट्स सी बाकी जगह पर क्या होता है, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, जब इतनी छुट्टियां दे रहे तो एक दिन बीच में क्यों बुला रहे हैं। लेकिन पहले सैटरडे इज ऑन फॉर इस्लामाबाद। लेट्स सी अब उसको किस तरह से लेकर चलते हैं, बिकॉज नॉर्मली सैटरडेज आर ऑफ। बढ़ते हैं आगे, और अगर जब आगे बढ़ते हुए बैंक्स की बात करें तो बैंक की तातीलात का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी और 8 फरवरी बैंक होंगे बंद। ज़रा से पहले वीकेंड पे बैंक बंद होगा। फिर 6 और 7 फरवरी बैंक अवामी लेन देन के लिए खुले रहेंगे, और 9 फरवरी को भी बैंक ओपन होगा, यानी खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, कुछ ऐसे मामला। तो फिर ऐसा कोशिश करें कि अगर आपको जितने भी पैसे आगे रिक्वायर्ड है, अगर आपने निकलवाने आपके बैंक के और काम वगैरह, तो वो आज करने की कोशिश जरूर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वीक डे में या वीकेंड में शादी वादी पे जाना है, आपने अगर बैंक के लॉकर में जेवर रखवाया तो पहले से निकाल के ले आए। चलो पैसे तो एटीएम से निकलेंगे, जेवर नहीं निकलेगा। ओके, ठीक है जी। मैं उनको बता रहा हूँ कि वाकई किसी शादी पे जिन्होंने जाना होगा। हाँ। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये मौसम तो है ठंडा, लेकिन बात है फरवरी की। हाँ। और जब बात है फरवरी की, आज है 2 फरवरी, तो ये फरवरी किस किस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये हम सितारों का हाल बताने वालों की बात कर रहे हैं, जो माहिरीन इल्म नुजूम है वो कुछ पेश गोई करते हैं। प्रेडिक्शंस होती हैं, जाहिर है सितारों का हाल देकर वो प्रेडिक्शंस हम शेयर कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली किस्मत आपके अपने हाथ में होती है। अच्छा, हाँ, मतलब किस्मत आप अपनी बदल सकते हैं। हाँ, तो लकीरें भी हाथ में ही होती हैं, लेकिन किस्मत उनकी होती है जिनके हाथ नहीं होते, उनकी भी तो होती है। उनकी भी तो होती है। अच्छा जी, बहरहाल ये जो खुशकिस्मत सितारों की आज हम बात करने वाले हैं, तो वो 5 खुशकिस्मत सितारे, यानी जो पेशगोई की गई है उन सितारों से मुताल्लिक, उनकी बात कर लेते हैं। बुर्ज अमल की बात करते हैं। इनके हवाले से कहा जा रहा है कि हमेशा कामयाबी के लिए नए मौके ढूंढने और कुछ करते रहने की लगन में रहने वाले जो बुर्ज अमल के अफराद हैं, इनके लिए ये मंथ यानी फरवरी कामयाब तरीन महीना हो सकता है। और इन लोगों के लिए बेहतरीन वक्त है कि अगर वो किसी नए आइडिया के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सितारे आपके हक में। मतलब कुछ भी करना चाहते हैं तो बस कर लें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो चीज उल्टी नहीं हो सकती। हाँ। अब लेट्स सी वो क्या सितारे कहते हैं, अब उल्टे सीधे काम मत शुरू कर दीजिएगा। हाँ। बाद में कहना हमने तो कह दिया था, कैसे था। अच्छा जी, बुर्ज असद की अगर हम बात करें, उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों की ये खासियत होती है कि वो जहां भी जाएं मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ जाते हैं, मतलब दे आर वेरी पॉजिटिव, और अपने इर्द गिर्द माहौल को भी वो पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये माह उन अफराद के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। उन्हें चाहिए कि वो अपने टैलेंट भरपूर तरीके से देखें, कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नया सोच लें। अच्छा, प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो कामयाबी हासिल हो के इम्कानात उनको ज़्यादा हैं कि अगर उन्होंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि उनको प्रोफेशनली ये गोल अचीव करना है, तो आसानी रहेगी। इम्कानात ऐसे हैं कि वो कामयाब हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अब बुर्ज मीज़ान की बात करते हैं, और माहिरीन के मुताबिक जो फरवरी का मंथ है वो मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए खासा अच्छा रहेगा। इन लोगों में मुस्तहकम ताल्लुकात बनाने की सलाहियत होती है, जिसका उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। बड़ा बैलेंस लेकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, और अगर सिचुएशन कोई ख़राब भी हो जाए तो अपनी कायदाना सलाहियतों से, अपनी बातचीत के अंदाज से अपने उन मसाइल का हल वो निकाल लेते हैं। फ़हमत के बादशाह हैं ये भी, ये वाले लोग। अच्छा, अब एक और सितारा है जी, मेरा स्टार जी, सेजिटेरियस, बुर्ज क़ौस। अच्छा, नौकरी पेशा या कारोबारी अफराद, इस माह उठाएंगे आप फायदा। सितारे यही बताते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि इस माह जो इस स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कहते हैं कि इन लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और साथ ही उन्हें कुछ चैलेंजेस का भी सामना हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे। बट लेट्स सी अब उन चैलेंजेस से वो कैसे आगे बढ़ते हैं। फायदा भी वैसे आपको हुआ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, प्रोफेशनली अगर देखिए इट्स गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं।
बुर्ज दिल्लो की बात करते हैं। ये महीना, ये सितारा, अगर इसकी हम बात करें कि कैसा रहेगा, तो ये मुसलसल जिद्दत और जिद्दोजहद की जो ये हामिल अफराद होते हैं, इस सितारे से इनका ताल्लुक होता है। ये अफराद कभी भी रुकना नहीं चाहते, दे जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। कोई भी चैलेंज है वो कहते हैं जी वो चैलेंज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें कोई भी मसला नहीं होता, घबराते नहीं है, बिल्कुल भी घबराते नहीं है। और ये माहिरीन इल्म नजूम कहते हैं कि उन्हें वो मुश्किल काम सर अंजाम देने का मशवरा हम दे रहे हैं जो वो पहले नहीं कर पाए, अब कर लें, आप कर लेंगे। इस वक्त स्टार्स आपके फेवर में, ज़ाहिर है ये तो पेश गोइयाँ होती हैं, इससे मुतालिक हम बात करते बढ़ते हैं आगे। एक और पेश गोई भी की जाती है कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो आज आप बताएंगे कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ओवरऑल अगर हम बताएं तो ऑब्वियसली वैसे तो इलेक्शन का मौसम है अगर हम बात करें, लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल अगर देखा जाए तो बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है डिफरेंट जगहों की अगर बात की जाए। और इसी तरह मरी की बात की जाए तो लोग बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए और वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। देखें 2 रोज पहले जो बर्फबारी हुई सबीन, तो रास्ते बंद हो गए और जो लोग वहां पे फंसे रुके थे वो फंस गए। कराची की एक फैमिली की वीडियो में देख रहा था, वो वहां फंस चुकी थी। अब जरा बड़ी तादाद में जब फैमिलीज वहां का रुख करती हैं, ऐसे में जब बर्फबारी हो जाए तो फिर वो रास्ते बंद हो जाते हैं। नॉट जस्ट इन मरी, हम अगर बाकी भी पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर बर्फबारी हो रही है और ज़ाहिर है वक्फे से सिलसिला जारी है। जो पहले एक तवील इंतजार रहा, उसके बाद अब जो है वो बर्फबारी हो रही है और हर जगह हमें ये नजर भी आ रहा है और सैयाह जो है ज़रा एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, लोगों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ साथ जिम्मेदारी मैनेजमेंट पे भी आयद होती है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करे। और बर्फबारी में हर साल की तरह जिस तरह हम देखते हैं कि सैयाह खींचे चले आते हैं, जो कि ईजी होता है, एक्सेसिबल है, बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं आप लोग, तो इसलिए वो इसका रुख करते हैं। और कई सैयाह इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जब जाने की कोशिश करते हैं, अगर इंतजामिया ने रोके भी कि बहुत ज़्यादा लोग जा चुके हैं या गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जा चुकी हैं, चूँकि ज़ाहिर है ये कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्स को हम अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज हम अलाउ नहीं कर सकते। फिर एक्सप्रेस वे पर तमाम जो गाड़ियां अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उनको दाखिला बंद कर दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका होटल बुक है तो फिर आप ज़रूर जाएं, होटल बुक नहीं है तो फिर आप ना जाएं और एहतियात करें। और पूरी तरह से इंतज़ामिया अलर्ट भी रही और इस वक्त जो वहाँ पे हैवी मशीनरी है वो भी मौजूद है, उसकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर ज़रा शिकायत ज़रूर आती है कि अच्छा वो रास्ता बंद है, अदरवाइज कोशिश की जा रही है कि उन रास्तों को हर जगह पर जो है सिचुएशन को कंट्रोल रखा जाए। अच्छा, लोगों के ऊपर हमेशा मैं कहती हूँ बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है शुएब के लोग किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं अपना ट्रैवल, क्योंकि ठीक है हम सब एक्साइटेड ज़रूर होते हैं कि जी पहली बर्फबारी हुई है, अब मरी की तरफ रुक रही है और इलाकों की तरफ रुक करें, और वहाँ पर हम लोगों को ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही होती है कि हम कैसे प्लान। अच्छा, बच्चों को लोग फैमिलीज को लेकर बगैर तैयारी के हम निकल पड़ते हैं, बिल्कुल। सो ऑब्वियसली वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। और सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। बात करते हैं इंतखाबात की, जिसमें सिर्फ अब 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन की दूरी पर है इंतखाबात। और इसी लिहाज से देखा जाए तो इंतखाबी मटीरियल जो है, जितना सामान है उसकी तरसील का काम भी शुरू हो गया है। सूबों में इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम जो है उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त हसास पुलिस स्टेशन की अगर बात की जाए, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पर इजाफी नफरी भी तैनात होगी। ये सारी प्लानिंग इस वक्त हो रही है कि कंट्रोल रूम्स वो कब तक फंक्शनल होंगे, ड्यूटीज पे लोग कब तक आएंगे और किस तरह से लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, स्पेशली जो ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार होंगे वो किस तरह से अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इन सारे इंतजामात की आज बात। एक और भी अहम बात है सबीन, वो जो कैदी हैं, वो जो जेलों में हैं, क्या वो वोट कास्ट पर कर पाएंगे? तो उनके लिए प्रोसीजर क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आईजी साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 5 दिन बाद इलेक्शन है और इंतखाबी मटीरियल की जब तरसील की बात कर रहा है वो शुरू हो चुकी है और आपके जवान जो हैं वो ड्यूटीज़ पर उतर चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन के दिन पुरअमन पोलिंग यकीनी बनाने के लिए क्या इंतजाम हैं? क्या मॉक एक्सरसाइज हो चुकी है और अगर खुदा न खास्ता गैर मुतवक्किल सूरत हाल हो जाती है उससे निमटने के लिए क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया शुएब और सबीन, आपने अपने पॉपुलर टीवी शो में हमें बुलाया ताकि पुलिस का सही पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंच सके। जी, हमारे पास 2 महीने से सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मिलके, आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी मीटिंग्स हो चुकी। आज भी वज़ीर आज़म साहब जो है हमारे मुल्तान से होके फिर आगे उन्हें रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, तमाम जगहों पे हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मुकम्मल है। 1,30,000 से ज़्यादा जवान लगेंगे क्योंकि स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म के जवान इसके अलावा हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर सेंसिटिव
हाईली सेंसिटिव या ऑर्डनरी नॉर्मल, इस पे मुख्तलिफ हमारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी। इसके साथ साथ हमने ना सिर्फ ये यकीनी बनाया है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई गड़बड़ होती है, मोटरसाइकिल्स वहाँ अलग गश्त कर रहे हैं, थाने की गाड़ियाँ इसके अलावा हैं, SHOs की रिजर्व है, SDPO की, DPO की, इसके अलावा रेंज रिजर्व और IG रिजर्व है। सर अगर हसास पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर पुलिस की मदद के लिए क्या रेंजर्स और फौज को भी तैनात किया जाएगा कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट आपने की है? और इसके अलावा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या वहाँ पर इंटरनेट बंद रखने की भी कोई आपने डिमांड की है? पहले तो ये समझ लीजिए कि 49,900 के करीब पोलिंग स्टेशन है, समझ लीजिए 50,000। अच्छा, इसके ऊपर इसकी 3 कैटेगरीज हैं, एक है नॉर्मल, एक है सेंसिटिव, एक है हाईली सेंसिटिव। और किस तरह बनते हैं ये? बनते हैं उधर की सबका हिस्ट्री, दुश्मनी, स्पेशल ब्रांच और मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट के ऊपर। उसमें से सिलेक्टेड हाईली सेंसिटिव के ऊपर डेफिनेटली सिविल आर्म फोर्सेज भी मौजूद हो सकती हैं, आर्मी भी मौजूद हो सकती है और हमारे उनके साथ फ्लैग मार्चेस भी होंगे। लिहाजा बिल्कुल हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। जहाँ तक इंटरनेट का ताल्लुक है, वो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि इंटरनेट इस वजह से है ताकि सही न्यूज़ फैलाएं। फेक न्यूज़ को फैलाएगा तो ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है, हम सब इदारे उसके सबसर्विएंट हैं। PTA और इसके अलावा दीगर एजेंसियां इस बात पे वॉच रखेंगी कि कोई जल्दी रिजल्ट ना देना शुरू कर दे, किसी के खुदा न खास्ता अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश ना करे। याद रखें, हम वो इदारा हैं जिन्होंने 14 साल के बाद मुहर्रम में इंटरनेट बंद नहीं होने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, और आजी साहब 1,30,000 मर्द और ख़वातीन इलेक्शन सिक्योरिटी पर मामूर जो होंगे और 10,000 ख़वातीन जो सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं, तो इन सिक्योरिटी एहलकारों का वोट कैसे यकीनी बनाएंगे? इसके लिए पोस्टल बैलेट और दीगर सिलसिले होते हैं। बहुत जगहों पे तो वो अपने ज़िलों के करीब ही तैनात होते हैं, लेकिन जिस तरह कि आपने देखा होगा पुलिस वालों का कोई हज और उम्रा जो है वो सऊदी अरब में नहीं कर रहे होते, इसी तरह हमारे यहाँ भी ईद की छुट्टियाँ नहीं होती और हम ईद जो है वो लोगों के बीच में मनाते हैं। ये इसके लिए हमारे मुल्क में इसका प्रॉपर निज़ाम मौजूद है और वो इसके थ्रू। अच्छा, और IG साहब अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस को इलेक्शन की मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स मिल चुके हैं, ठीक है? तो क्या इस बार भी उम्मीद रखें कि इलेक्शन ड्यूटियों पर जितने भी मामूर एहलकार होंगे उनको कोई शिकायतें नहीं होंगी किसी भी किस्म की? कि माजी में हमने देखा कि अक्सर उनकी शिकायतें होती है कि हिफाजती घेर हमें पूरा नहीं दिया गया या खाना ठीक नहीं मिला या और सहूलियात उनको फराहम नहीं की गई। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पैसे को देखना पड़ेगा कि 1,30,000 नफरी के अलावा ये खाने के अलावा और किन किन चीज़ों के लिए होता है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए है। पहले तो आपको ये बताएं कि जो 1 अरब रुपए के जो कैमरास थे वो वज़ीर आज़म मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने उसकी पॉलिसी चेंज की है, किरायों में पैसा ज़ाया नहीं होने जा रहा। इसके कैमरास परचेज किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी के कैमरास में शामिल किए जा रहे हैं। 23,000 प्लस कैमरास को सेफ सिटीज़ के जो 21 शहरों में शुरू हो चुका है उसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो खाने के पैसे हैं वो सिर्फ खाने पे ही खर्च होंगे। इसमें 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक वो जहाँ पे रिजर्व्स ड्यूटी करती हैं और एक वहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल आपका मेन हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर है। उधर तो आप खाना पहुँचाते हुए उस खाने की कॉस्ट से ज़्यादा पहुँचाएंगे तो उसका फिर बंदोबस्त उसको पैसे दे के किया जा सकता है इन एडवांस ताकि वहाँ खाने का बंदोबस्त कर लें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि ये सारा का सारा पैसा खाने का है, तो ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ किराए पे लेनी है, POL के चार्जेस हैं, प्रिंटिंग की कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें खरीदनी होती हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी का इंतज़ाम करना होता है, इसके अलावा फोर्स को अपने रखना होता है। ये तमाम चीज़ों का जो खर्चा है वो मुख्तलिफ हेड्स में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिटेबल है और इंशाअल्लाह ताला पूरा बेहतरीन खर्च किया सही। और कंट्रोल रूम से मुतालिक भी प्लीज़ बताइए कि हर जिले में पुलिस के कितने कंट्रोल रूम्स फाल होंगे और क्या काम शुरू कर दिए इन कंट्रोल रूम्स ने अभी से? कंट्रोल रूम किफ़ा बड़े यूनिक बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अर्ज किया कि जो कैमरे पे 1 अरब रुपया ज़ाया होने जा रहा था किराए पे, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने ज़ाहिर ज़मान साहब और होम सेक्रेटरी शकील साहब के साथ मिलके, यानी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी साहब ने मिलकर हमारे साथ ये फैसला किया कि PITB यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पंजाब का और सेफ सिटी अथॉरिटीज़ जो है इन्होंने मिलकर कैमरास को परचेज कर लिया है। इनके साथ ही कंट्रोल रूम्स हैं, हमारे हर जिले में कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम है, लेकिन इंटरेस्टिंगली डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी है। और अब की दफ़ा हमारी सेफ सिटी की जो एप्स है इस पर हमारे बंदे स्मार्टफोन के साथ एक तरफ और टेली कम्युनिकेशन के UHF के साथ दूसरी तरफ से मुंसलिक है। हमारी गाड़ियों के अंदर ट्रैकर सिस्टम मौजूद है। अब बॉडी कैम की जगह पे हमारे जो नई ऐप है हमारी, जो हमारी पुलिस ने बनाई है, पुलिस का लिंक ऐप है जो, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा होगा। तो इट्स गोइंग टू बी हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इसमें इंटरवेंशंस है पुलिस की तरफ से। अच्छा सर, इलेक्शन के दिन की अगर बात की जाए तो इस तरह के वाकयात हम देख रहे होते हैं, झगड़े होते हैं, कहीं पे हाथापाई होती है, फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है। इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं उसके लिए जो ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी इंचार्जेस हैं उनको कितने इख्तियारात दिए गए?
इलेक्शन कमीशन ने हमें मुकम्मल इख्तियार दिए रखा है और वो उसको सुपरवाइज करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी पाकिस्तान में खूबी ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है और हमारे जवान फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। खुदा न खास्ता हवाई फायरिंग या पोलिंग रोकने का वाकया किसने किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त। और आईजी साहब, एक और मामला देखा जाता है हर दफ़ा इंतखाबात के बाद कि जो उम्मीदवार भी जीत रहा हो या जीत जाए वो खुशियां मनाने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी पर्चे कटेंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो पर्चे कटना जो है इस चीज़ के ऊपर, इलेक्शन हुए थे भी बुकला के, मोस्टली ये पीसफुल हुए। कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं बुकला, वहाँ पे भी किसने हवाई फायरिंग खुशी में कर दी, उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ और मेजर शहरों में हुआ। तो ये जो आरओज़ के ऑफिस हैं ये बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में बनाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस की भारी नफरी होगी उसके बाद हमारे पास, और वैसे भी अब चीज़ छुपती नहीं सोशल मीडिया के होते हुए, तो उनके पीछे पुलिस जाएगी और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको बैक ट्रैक भी करते हैं। और आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ और फजूल और बकवास चीज़ों को हमने किस तरह बड़ी अच्छी तरीके से इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी रोका है। और आईजी साहब, अगर देखा जाए वोट डालना जाहिर है हर शहरी का हक है, तो वहीं पर जो कैदी हैं, जेल में कैदी हैं, उनके वोट डालने के लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए इसका पोस्टल बैलेट का हमने, जैसे अपने पुलिस वाले होते हैं, इसकी गालिबन एक खास कट ऑफ डेट थी, उस तक जेल से वोटिंग के लिए चला जाता है। ये पोस्टल बैलेट काउंट होते हैं, तभी फाइनल इलेक्शन कमीशन रिजल्ट कुछ देर के बाद देता है, जिसको मुसद्दिका रिजल्ट कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त मौजूद है और हम इलेक्शन कमीशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एम्पावर किया और हम पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर इतना ट्रस्ट रखा और इंशाअल्लाह ताला लोग भी हम पे एतमाद रखें कि इलेक्शन के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सिक्योर एनवायरनमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कराएंगे ताकि पाकिस्तान की बका रहे और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी होना। सही, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब साथ मौजूद थे, हमसे इलेक्शन की जो तैयारियों से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। जब बात इलेक्शन की है, काउंटडाउन तेज़ी के साथ जारी है और इसमें हम देखने के तमाम सियासी जमातें, इंतखाबी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। और इसमें अगर हम आज़ाद उम्मीदवार की बात करें और उस बिलखुसूस अगर हम ख़वातीन की बात करें जो कि इस मैदान में उतरी हैं, वो भी जीत के लिए उतनी ही पुरज़्म है जैसे कि कोई और होता है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए आज़ाद उम्मीदवार सैयदा मैमूना शाह साहिबा की। और तालीमी मैदान में एक शानदार करियर है उनका और नए दौर के तकाज़ों से खूब हम आहंग हैं वो। सैयदा मैमूना, इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी लाहौर से MA इंग्लिश और MSc साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की और फिर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और अब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MS में तालीम हासिल कर रही हैं, यानी MS कर रही हैं। और 2012 से 2021 तक वो सऊदी अरब की कसीम यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर और एकेडमिक एडवाइज़र भी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। एक तवील इनका करियर है एजुकेशन का, तो ऐसे में पॉलिटिकल साइड पर इनका आना, ये फैसला क्यों किया और अपने इलाके के लिए क्या करना चाहती हैं, क्या इनकी सोच, इस पर बात करना बहुत अहम है। बिल्कुल जी, तो मैमूना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैमूना, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैमूना, इतनी पढ़ाई करने के बाद अब सियासत में, और अभी भी कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो सियासत में आने का फैसला कैसे किया, क्या नया करके दिखाना चाह रही हैं? First of all, assalamu alaikum to you all and thank you so much for inviting me to your show. Actually बात ये है कि एक तो ये होता है कि इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में बेहतरी का और आगे एक जो है प्रोग्रेस का सोचना चाहिए। तो मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था वो शुरू से ऐसा था। सेकेंडली, मेरा जो कनेक्शन है चित्राल के साथ, मेरी जाए पैदाइश है, मेरे पेरेंट्स की जाए पैदाइश है, मेरी ब्रॉटअप भी वहाँ हुई है, तो मेरा जो कनेक्शन अपने लोगों के साथ है, अपने चित्राल के साथ है, वो कभी भी जो है मैं उससे डिस्कनेक्ट नहीं रह सकती। और फिर जिस तरह का पसमानदगी का शिकार हमारा इलाका जो है रहा है इतने अरसे से, बल्कि डेकेड से, तो इस चीज़ ने मुझे इस सोच पर मजबूर कर दिया कि मुझे आगे आकर अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। आपको पता है कि जितनी भी अचीवमेंट्स दुनिया में लोगों ने की हैं, वो एक सोच के साथ आगे आए हैं। बस एक सोच है, एक मकसद है आगे, और एक स्ट्रगल का जो है वो आगाज है। सही। मैमूना, वैसे इंडिपेंडेंट हैसियत में क्यों, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने राबता नहीं किया या आपकी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सच कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसकी वजह ये कि मैं अब तक चित्राल के कम से कम 70 to 75 एरियाज को जो है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। और आप यकीन कीजिए कि मैं जहाँ भी गई हूँ, ख़ास तौर पर मैं जब अपनी ख़वातीन से मिली हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह भी अपने कैंपेन के सिलसिले में गई हूँ, वो जलसा की शक्ल हो, वो कॉर्नर मीटिंग की शक्ल में हो, सिटिंग्स हो, मैं ज़रूर अपनी ख़वातीन से मिली हूँ। क्योंकि जब आप ख़वातीन से मिलते हैं ना, तो आपको
आप बड़े क्लोजली इन टच होते हैं और आप ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको पता चलता है कि मसला क्या है। जो हमारे मेल्स होते हैं ना, उनके कुछ ऐसा होता है कि उनके कुछ कौमियत बिरादरी का लिहाज होता है, कोई उनके सोशल कनेक्शंस का वो ख्याल करते हैं, सोशल स्टैंडिंग्स को वो कंसिडर करते हैं। लेकिन ख़वातीन का ऐसा है कि वो ये कहती हैं कि अबाउ ऑल दिस कौमियत एंड बिरादरी वी नीड आवर प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, वी नीड दिस यू नो, कोई हमें चाहिए कि जो हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाले। वैसे मैं ज़रूर जानना भी चाहूँगा मेमुना, ज़रा चित्राल एक बहुत बड़ा इलाका है, तो आपका जो एग्जैक्टली एरिया बनता है वो क्या क्या उसमें शामिल है और इस वक्त वहाँ के हालात कैसे हैं, मसाइल क्या है, और स्पेशली मौसम के एतबार से मैं ज़रूर चाहूँगा कमेंट कीजिएगा चूँकि बर्फ़बारी का भी ज़्यादा सीज़न है। ऐसा है कि चतराल ये 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में जो है वो डिवाइडेड है, अपर और लोअर चतराल। लेकिन जो कौमी असेंबली की सीट है वो एक ही है अपर लोअर चतराल के लिए। जो सूबाई असेंबलीज है उनके लिए PK1 और ये PK2 में डिवाइडेड है। तो मेरा तो एरिया बेसिकली, मैं तो अपर चतराल से रीरी एक जगह है वहां से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं एज अ जो कौमी असेंबली की सीट है तो आई बी रिप्रेजेंटिंग द होल यू नो टाउन, द होल चतराल। इसका मतलब है वो चाहे फिर कैलाश हो, चाहे दरोश हो, चाहे बाकी तमाम इलाके हों, चाहे गरम चश्मा हो, ये तमाम इलाके हों, सबकी रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है। Exactly, and I have been to Garam Chashma. The place is called Lutko. That's my favorite place. Just yesterday I've been there. और जहाँ तक आपने मौसम की बात की है, इतना चैलेंजिंग था। हम रोड्स, आपको पता है, एक तो इतना हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, कोई उनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई, कच्चे रास्ते, फिर पहाड़ी इलाके, फिर बर्फ, बहुत ज्यादा वहां पर सर्दी थी। लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरा जो ये जो इलाका है, इतने बाशऊर लोग हैं वहाँ के, इतने माशाल्लाह सिविलाइज्ड है, और जो रिसेप्शन मुझे उन्होंने दिया है, मैं बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई है वहाँ जाकर। मैं यही सवाल, हाँ मैं यही सवाल करने वाली थी कि लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस है। चलें, खवातीन तो आपको वेलकम कर रही हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनकी तरफ से भी क्या उसी तरह से वेलकम किया जा रहा है? मैं बहुत शुक्रिया मुझसे ये क्वेश्चन पूछने का। मैं आपको इसमें ना 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया तो आई नीड टू स्पीक यू नो ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स, राइट। यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो ये कि आपको पता है कि हमारे माशरे में, पाकिस्तान में बिलुमूम, अब चतराल बिलखुसूस कह लें, हमारा जो इलाका है, हमारा जो मुल्क है, उसमें कंजर्वेटिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें ये होता है कि हमारी ख़वातीन से रिलेटेड जो इतने लॉन्ग स्टैंडिंग जो स्टेरियोटाइप्स अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, उस चीज़ को अभी ओवरकम करना ख़वातीन के लिए भी और हमारे जो सोसाइटी है ना उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो अगर तो कोई मेल कैंडिडेट होता, उनको तो सिर्फ जाके कैंपेन करना है, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन एज अ फीमेल मेरे लिए ये चैलेंजिंग इसलिए कि मुझे उनकी एक जहन साजी भी करनी है, मुझे उन स्टीरियोटाइप्स को भी फाइट करना है जो इतने अरसे चल रहे हैं। आप खातून हैं, आप कैसे आगे आई हैं, पॉलिटिक्स तो ऐसा है, पॉलिटिक्स में तो खवातीन सरवाइव नहीं कर पाती। फिर मैं उनको एक बैकग्राउंड बताती हूँ अपना, फिर मैं उनको थोड़ा सा अपना यू नो आई टेल देम अबाउट माय विजन। तो आहिस्ता आहिस्ता इवन फीमेल्स तो नो डाउट वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन मेल्स भी मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। और एक चीज और मेमुना, ज़ाहिर ये इलाका ऐसा है और इस वक्त जो बर्फबारी वहाँ पर हो रही है तो हम उससे भी ज़ाहिर आगाह हैं। कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर शायद लोग निकल ना पाए बर्फबारी की वजह से, क्या वाकई ऐसा है या कि नहीं? सारे इंतजामात कर रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम भी है जो लोगों को मोबिलाइज करे कि नहीं, नो मैटर व्हाट, जितनी मर्जी बर्फ हो आपको निकलना है, वोट कास्ट करना है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि मैं अक्सर मुझसे कुछ पूछते हैं कि किस किस्म के चैलेंजेस है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा चैलेंज तो मौसम का है। मतलब एक आप खुद सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा अगर बर्फबारी हो और ठंड हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करें कि मौसम जरा बेहतर हो जाए। लेकिन चूंकि हमारे पास एक दिन होता है तो उसमें टर्न आउट को नो डाउट मौसम जो है वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन बात ये है कि लोग आपकी तरफ कितने सपोर्टिव है, आपको आपके मैसेजेस को उन्होंने कितना जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, और वो जो मुल्क की फैसला साजी है उसमें कितना हिस्सा लेना चाहते हैं, और आप कितने सक्सेसफुल हुए उनको कन्विंस करने में। अगर ये सब चीजें साथ हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो है वो घर बैठेंगे, दे विल कम आउट एंड यू विल सी अ बेटर
a turnout. और वो वोट कास्ट लेकिन करेंगे अपने फेवरेट कैंडिडेट को, और ज़ाहिर आप उस अपने लिए इस वक्त कैंपेन कर रही हैं, और ये वाकई एक बहुत चैलेंजिंग कैंपेन चित्राल के पर्सपेक्टिव से है कि जिसमें जिन इलाकों का जिक्र करें, अगर हमने वहाँ जाना तो हम भी सोचते हैं एक दिन इस इलाके में जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ जाएंगे, अच्छा आज दरूश रुक जाते हैं, आज अयून रुक जाते हैं, आज कैलाश, अच्छा गर्म चश्मा जाना तो फिर एक दिन रुक के जाएंगे, तो ज़ाहिर बड़ा चैलेंजिंग होता है। रोड नेटवर्क उस तरह से नहीं है और जाना जब मुश्किल हो, तो ऐसे में आप बहरहाल उसको लीड कर रही हैं अपनी कैंपेन को। बहुत शुक्रिया मेमुना, ऑल द बेस्ट फॉर। साथ मौजूद थी जो चैलेंजेस उससे मुतालिक बात कर रही थी, लेकिन जो चैलेंज का जिक्र उन्होंने किया कि अगर बर्फबारी हो या बर्फ पहले से मौजूद हो तो कैसे वोटर निकलेगा। हाँ, ये अब जाहिर है एक चैलेंजिंग तो बात जरूर है। और इसे चित्राल के पर्सपेक्टिव से नहीं है ना सभी, ये हर उस इलाके के पर्सपेक्टिव से जहाँ बर्फबारी होती है, और ये उस इलाके से मुतालिक भी है कि जहाँ लोग वैसे ही कहते हैं मैंने ठंड बड़ी लग रही है, मैं बाहर नहीं जाना। तो 8 फरवरी को कैसा मौसम होता है अब हम देखेंगे। बात होनी चाहिए, क्या होगा इस वजह से बात होनी चाहिए, इस पर ट्रांसमिशन होनी चाहिए, मौसम कैसा होगा और उसके बाद उस मौसम के चैलेंज को कैसे हमने निपटना, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी है और मौसम कैसा होगा इस पे बात होनी चाहिए। ऐसा करेंगे, किसी टाइम जरूर बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंतखाबात का मौसम है, ऐसे में कांटेदार मुकाबले कहां कहां पर हो रहे हैं, वो चाहे बात पंजाब की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, सिंध की हो या फिर बलूचिस्तान की होगी। करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा तो हुआ और वोटों के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया भर में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। फैफ ने एक रिपोर्ट जारी की है और मुल्क की जो आधी आबादी है उसके वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फ़र्क वो भी खासा कम हुआ है। और नए रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो 1,25,00,000 नए वोटर्स हैं, जिसमें ज़ाहिर खवातीन और अगर मर्दों की बात हो उसमें 1 करोड़ नए वोटर्स शामिल हुए हैं। अब ज़ाहिर जो नए वोटर्स हैं बहुत हद तक कह सकते हैं समीन कि ये भी डिसाइडेड एक चीज़ होती है कि ये नए वोटर्स जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो सकता है। अब दैट डिपेंड्स कि वो किस तनासुब से जाते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि अब चूंकि 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में ये ज़रूर देखा जाए कि इस वक्त अगर हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की बात करें, मुख्तलिफ हलकों की बात करें, तो कुछ हल्के ऐसे होते हैं समीन जिसमें खासी हद तक आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं रिजल्ट्स, और कुछ हल्के ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अपसेट्स हो जाते हैं, और कुछ हल्के ऐसे होते हैं कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला 2 या 3 उम्मीदवारों में होता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज पूरे मुल्क की, तो कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जो कि हल्के नहीं हैं बल्कि बहुत भारी हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ साथ मौजूद हैं। हमें लाहौर के ब्यूरो चीफ शराज हसनात साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, बोथ एसेस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हम हर किसी से पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आपकी टीम की तैयारी कैसी है? वेरी हेक्टिक, स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर द रिसोर्सेज, लगे हुए हैं। लाहौर इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज गोइंग ऑन, और सबसे ज़्यादा कि PMLN की सारी मेजर लीडरशिप वहाँ पे है। PTI इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं मगर उसके सपोर्ट है PMLN की लीडरशिप के साथ। तरीके लब्बैक इज़ गोइंग वेरी वेल। बिलावल इज़ ऑल्सो कंटेस्टिंग द फर्स्ट टाइम एवर फ्रॉम लाहौर। काफ़ी 14 नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज, अप्रॉक्सीमेटली 30 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज वी आर कवरिंग। सो वी आर होपिंग कि हम इसको अच्छे तरीके से कवर करें। चलिए, ज़बरदस्त। और शिराज, अगर ओवरऑल हम बात करें पंजाब की भी, तो इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं इलेक्शन के लिए? पंजाब पुलिस हैज़ ऑल सेट विद द सिक्योरिटी। अभी आप लोगों ने IG पंजाब से बात की, और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी है, और उसका लाहौर सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पे तकरीबन 80% पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव कैटेगरी में डिक्लेयर किए गए हैं, जिनमें A, B और C कैटेगरी को डिक्लेयर किया गया। A मोस्ट सेंसिटिव है, जो तकरीबन 50% पोलिंग स्टेशन स्टैंड कर रहे हैं, और ये कैटेगरी रखी गई है उस बेसिस के ऊपर कि इससे पहले वहाँ पे कभी कोई क्लैशेस हुए हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई फैटल इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसकी बेस पे B वहाँ पे जहाँ पे सिनेरियोज और क्रिटिकल और क्रूशल्स हैं, और कुछ नई जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट्स दी हैं उसकी बेसिस पे मजीद पोलिंग स्टेशन ऐड किए गए हैं, जहाँ पे उन्हें डाउट्स हैं कि कुछ पोलिंग एजेंट्स का और कुछ वोटर्स का आपस में क्लैश हो सकता है। सूरत हाल टेंस है, तो सिचुएशन फॉर द सिक्योरिटी इज क्वाइट टेंस ओवर देयर, और ज़रा इसको मैनेज भी किया जा रहा है। अब कराची की भी बात कर लेते हैं, और कराची से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरफीन भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम शेब एंड सबीन। कैसी तैयारी है कराची की? कराची की तैयारी इस वक्त हमें कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है, ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो इलेक्शन है 2024 के और इसका अगर हम मवाजना करते हैं जो पिछले हमारे इलेक्शंस रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इस तरीके से खुल के हिस्सा नहीं लिया था। हमने देखा है कि माजी के अंदर 2 से 3 जमातें होती थी जो कि हिस्सा लेती थी और वो अपनी कैंपेन करती थी, और उन्हीं के गिर्द कराची की सियासत का महवर था।
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करी और किसी किस्म की कतगन नहीं है किसी के ऊपर कि वो अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक है। इस पर मजीद बात करते हैं। आरिफीन तारिक वहीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम पेशावर, तो केपी की सूरत पर उनसे भी बात करने। गुड मॉर्निंग तारिक साहब, कैसे हैं आप? तो बखैर शुएब सभी ठीक ठाक, अच्छा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल, आपकी दुआएं चाहिए शुएब। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अब चूंकि ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त केपी की भी, हम बात कर रहे हैं पंजाब की भी और हम बात कर रहे हैं सिंध की भी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आरिफीन आपसे पहले पूछूँ, एक तो बात थोड़ी कराची की तो हम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं कराची के डायनामिक्स खास से मुख्तलिफ होता है। अगर हम बाकी सिंध की बात करें तो इस वक्त ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने ऐसे हल्के हैं जहाँ पर कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं या कि नहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो कि वो क्लेम करते हैं? देखिए, अगर कराची की हम बात करें तो कराची में हमने देखा है कि कराची में माजी में NA 250 होता था जो कि क्लिफ्टन डिफेंस का इलाका होता था, और जो इस वक्त NA 241 हो चुका है। और इसके ऊपर हमेशा से फोकस रहा है क्योंकि ये एक पॉश इलाका है। यहाँ के ऊपर PTI का वोट बैंक जो था माजी के अंदर वो बहुत रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी किया और एक आध दफ़ा वहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी यहाँ से सीटें निकाल चुकी है। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से NA 242 जो कि पहले यहाँ के ऊपर वेस्ट का हल्का होता था जहाँ से अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वापस लिए हैं, और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कांटेदार मुकाबला है उसकी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं, जो कि MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनियर्स मुस्तफ़ा कमाल और मंदुखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, ये वहाँ के ऊपर अब मुकाबला करेंगे। और ये एक ऐसा मुकाबला है कराची के अंदर जिसके ऊपर सबने अपनी नज़रें जमाए हुए हैं कि यहाँ से कौन सीट निकालता है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाली थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सीट निकाली है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल बाबना ने वहाँ से सीट निकाली थी, और मुस्लिम लीग के जो इस वक्त के सदर हैं शहबाज शरीफ वो वहाँ से बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। और उसके बाद जब वो सीट विकेट की हुई वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन से हुए थे वहाँ पे, तो सेनेटर मंदुखेल जो वहाँ पे मंदुखेल थे, जमाल मंदुखेल, उन्होंने वहाँ से सीट अपनी जीती। और उसके बाद लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल जिस वक्त वहाँ पे इलेक्शंस किए गए थे और जो कादिर मंदुखेल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस वक्त जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना तमाम फोकस उस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर लगा दिया था। यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद बराह रास्त उस तमाम जो इंतखाब था उसकी निगरानी कर रहे थे। स्पेशल टास्किंग की गई थी, लोगों को कन्विंस किया जा रहा था, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे आबाद है उनको अप्रोच किया जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा जो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशीनरी थी वो उस मुकाम पे मौजूद। तो जाहिर है आरिफीन अब देखा जाएगा कि अब इस मर्तबा क्या होता है, क्या वहां पर होगा। अब जरा पेशावर चलते और पेशावर के हवाले से बात करते हैं। तारिक वहीद साहब, जरा बताइएगा किन किन हलकों में कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है पेशावर में? शुक्रिया सबीन, ये शुएब साथ हैं आपके। 2018 में भी हमने इस तरह प्रेडिक्शन की थी, अंदाजे लगाए थे, तबसरे किए थे, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे और शुएब समेत तकरीबन 90% जो तबसरे निगार थे, सहाफ़ी थे, उनके तबसरे और जो पेशगोई आती वो गलत साबित हुई। अच्छा। तो अभी पंजाब के हवाले से हवाओं का रुख कहाँ पे, वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिंध के हवाले से जिस तरह आरिफीन ने बात की, वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल तरीन KP को यहाँ पे डिफाइन करना, यहाँ पे हवाओं को सेंस करना, नब्स को जो है करना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, इस वक्त आपकी प्रेडिक्शन क्या है? बन रही है कांटे के मुकाबले। देखिए, आप मुझे क्यों मुश्किल में डाल रही हैं। मैंने आपको बताया कि मुश्किल तरीन जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि अब जो सूरत जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बनी है, एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो अमलन तकरीबन इंतखाबी उससे बाहर कर दिया गया है या जो बंदिशें लागू की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल में जो बलूचिस्तान का एपिसोड है, जो बलूचिस्तान में जो सूरत जिस तरह डेवलप होती है, एक मखलूद हुकूमत में देख रहा हूँ जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा भी होगा, अवामी नेशनल पार्टी का भी हिस्सा होगा। ये तो देखें थोड़ा जेनेरिक हो रहा है, तो मैं स्पेसिफिक पे जाऊंगा तारिक भाई। मैं नूर आलम खान और साजिद खान के हल्के की बात कर लेता हूँ, उस पर क्या नजर आ रहा है आपको?
देखिए, नूर आलम खान के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्हें 30 का जो हल्का है, इस पर नूर आलम खान मुख्तलिफ प्लेटफार्म से वो प्लेटफार्म से वो जीत करके आए हैं। वो पहले पीपल पार्टी से यहाँ से 2013 में जीत कर आए थे, फिर वो PTI में शामिल हो गए तो उससे भी उन्होंने ये सीट निकाली थी। इस वक्त जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि नूर आलम खान की जो पोजीशन है इस हलके पर काफ़ी मजबूत है और उसका जो वोट बैंक है वो पार्टी से एसोसिएटेड इतना नहीं है। उसका जो ज़ाती वोट है उस हलके में वो काफ़ी मैटर करता है। यही वजह थी कि माजी में जब पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से वो लड़े थे तो पार्टी का सपोर्ट भी था, PTI का सपोर्ट पर भी। अभी वो JUI के प्लेटफार्म से लड़ रहे हैं तो JUI का एक ठीक ठाक वोट बैंक इस इलाके में मौजूद है। ये पेशावर का देही इलाका है, लेकिन साथ ही साथ नूर आलम खान चूँकि काफ़ी कनेक्टेड होते हैं इस हलके में लोगों के साथ, वो उठते बैठते हैं, उनकी शादी गमी में शिरकत करते हैं, राब्ते में रहते हैं, तो इसका फायदा जो अपना ज़ाती वोट है वो भी जो है ठीक ठाक मौजूद है। फ़ायदा उनका होगा। मुकाबले आसान उनके लिए नहीं है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कि वो उसके लिए पोजीशन उनकी मजबूत है। चलें तारिक साहब, ऐसे बड़ा सियासी बयान था दोबारा से मेरा ख्याल वाकई आप बहुत डरे में KP वाकई बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। जी सबीन जो अच्छा आपने शुएब आपने हेवी वेट की बात की तो इस तरह तो ये देखें, इस लिहाज से मानसहरा से मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ खुद लड़ रहे हैं, इसके अलावा सरोल हक धीर से लड़ रहे हैं, साबिक वज़ीर आला महमूद खान सवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके मुकाबले में जो लो इंटेंसिटी के लोग हैं या कुछ गैर मारूफ शख्सियात है या उनको कहते हैं कि उनके दर्जे के कम लोगों के जो शख्सियात है वो मौजूद है। लेकिन जो बड़ा हेवी वेट का और जो हैवी वेट्स की आपने बात की तो इसमें मैं मानसरा की बात जरूर करूंगा। मुफ्ती किफायत वर्सेस नवाज शरीफ साहब, अब इस पर आपको क्या नजर आ रहा है? नवाज शरीफ और इसमें इसके साथ जो तीसरा एलिमेंट है वो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है शहजादा गस्तासब। तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर उसका भी ठीक ठाक वोट बैंक है। तो ये है कि ये बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि नेक टू नेक मुकाबला मुझे देखने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ ने अभी तक 2 जलसे किए हैं, एक मानसहरा में किया है और कल एक सवात में किया है। हेवी वेट की बात की जाए तो जो मैं बड़ा मुकाबला देख रहा हूँ डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद खड़े हैं। इसके साथ उनके मुकाबले में पीपल पार्टी के फैसल करीम कुंडी है और PTI के हिमायत याफ्ता जो है फैसल अमीन गंडापुर। ये 3 हेवी वेट्स जो है वो डेरा इस्माइल में एक दूसरे के मुकाबिल है। ठीक है जी, ये तो है पेशावर की सूरत हाल। अब जरा पंजाब पे आते हैं वापस। शराज साहब बताइएगा, पंजाब में कांटेदार मुकाबला कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? या यूँ बता दें कि नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद। वेरी टफ वन। डॉक्टर साहिबा प्रैक्टिकल इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जेल में हैं और उस तरह से उनकी ये आबाई हल्का नवाज शरीफ का था जिसमें नवाज शरीफ के बाद कलसूम नवाज साहिबा यहाँ से जीती थी यास्मीन साहिबा के अगेंस्ट में ही। यास्मीन साहिबा विमेन इलेक्टेड सीट पे MPA मुंतखब हुई और वज़ीर सेहत रही, मगर इसके बावजूद भी इस हल्के में उनका उतना असर और रसूख दिखाई नहीं देता। जब वो कलसूम साहिबा से हारी थी उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस हल्के को परमानेंटली छोड़ रही हैं और आज के बाद वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, मगर इसके बावजूद भी इस दफ़ा वो सामने आई। तो नवाज शरीफ कंपैरेटिवली क्वाइट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो जिला वतनी के बाद। बिलावल और अता तारर वेरी टफ वन। अता तारर को थोड़ा सा सामना है क्योंकि जिस तरह वो बहुत ओपन माइंड हो के अपने ओपोनेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं उसको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे। बिलावल इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जब PTI की एब्सेंस में पीपल्स पार्टी ने 35,000 वोट लिए थे, शाइस्ता परवेज़ मलिक ने इस सीट को कंटेस्ट किया था अपने मरूम हस्बैंड की सीट पे। बिलावल की सीट की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की 2 रीज़न है। एक, उनके नीचे प्रोविंशियल सीट पे मियां मिसबाह रहमान लड़ रहे हैं जो बहुत पहले PTI के इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं और वो लाहौर जिमखाना के चेयरमैन हैं और असर और रसूख आज भी अराई बरादरी पे बहुत ज़्यादा रखते हैं। सो वो फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पे मिनॉरिटी वोट्स बहुत ज़्यादा है और बिलावल उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा, उन्हें तो फोकस कर रही है वैसे मिनॉरिटी वोट पे। तीसरा यहाँ पे चौधरी सरवर अपनी जमात को छोड़ के यहाँ पे बिलावल को सपोर्ट कर रहे हैं और चौधरी सरवर का अच्छा हल्का है बाब है। जब वो गवर्नर रहे तो उन्होंने काफ़ी काम किया मिनॉरिटीज़ के लिए और बाकी तो वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत हैं तो चौधरी सरवर बिलावल की कैंपेन पे निकले नजर आते हैं। तो इट्स क्वाइट अ टफ। मगर अता तारर के साथ साथ यहाँ पे एक फॉर्मर MPA जो PTI के हमायत याफ्ता हैं ज़हीर खोकर, वो भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो दैट वुड बी अ क्वाइट टफ वन, बट बिलावल हैज़ एन एज। ठीक है आरिफीन, आपकी तरफ आऊँगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब, फ़ायदा होगा उनको क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अब मद्दे मुकाबिल नहीं है?
जिंदगी और मौत का मामला इस हल्के के ऊपर MQM के लिए आ गया, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके हक में 10 बारदारी का ऐलान किया है। तो अब जो पूरी तरीके से इस तमाम मामले का बार है वो जो है वो इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे है, और क्योंकि उनको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त जो तंजीमी सेटअप है उसको देखना होगा कि वो कितने अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करता है। लेकिन आरिफीन, एक बात और, जिस हल्के में भी ये इत्तेहाद हुआ या सीट एडजस्टमेंट हुई, कोई किसी के हक में बैठ गया अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, तो ऐसे कितने हल्के हैं जहां पर वाकई पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है चूंकि इत्तेहाद हुआ है? मेरा ख्याल है शुएब, किसी भी जगह पे इत्तेहाद होने से इतना कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। उसकी वजह उस वक्त होती है कि क्योंकि जो इत्तेहादी लोग होते हैं, जो इत्तेहादी जमात के वोटर्स होते हैं, उनको बाहर निकालना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सिर्फ उनकी सपोर्ट कर देना कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे और वो मतलब बाहर आएंगे नहीं और वोट नहीं करेंगे उस जमात को, तो वो उससे नहीं होता। लेकिन वही जमात अगर मिसाल के तौर पे जब इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर यहाँ के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब खड़े हुए थे और अच्छे खासे 27,000 वोट उन्हीं ने लिए थे खादिम मंदोखील के खिलाफ। तो अगर वो 27,000 वोट या उस तनासब से वोट वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिलता है तो उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर वो तमाम का तमाम वोटर जो है वो अपने घरों पे बैठा रहता है तो उसका नुकसान लामहला जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पहुंचेगा। तो इस वक्त ज़रूरत मेरे ख्याल से ये होगी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कि वो वोटर्स जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जिनका ताल्लुक है वो उनको बाहर निकाला जाए, और उसके लिए वो उनकी जमात से भी राब्ते में है कि वो वोटर्स बाहर निकलें और मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ के ऊपर वोट करें। एज फार एज सिंध की बात है जो हम बात कर रहे थे, यहाँ के ऊपर अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। कराची के अंदर मुकाबले हैं, इसके ऊपर प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। इवन के नंबर गेम्स भी अब शुरू हो चुके हैं कि कराची में, क्योंकि कराची इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा हल्के हैं यहाँ पे। 22 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की और तकरीबन 47-48 के करीब जो है वो सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक आधा मुल्क आप कह सकते हैं कि यहाँ के ऊपर समाया हुआ है, लोग यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीज हैं जो कि यहाँ पे तो ज़ाहिर सब जोर आजमाई कर रहे हैं। लेट्स सी, ये तो ज़ाहिर कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं जो एनालाइज की जाती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। बहुत शुक्रिया आरिफीन, वहीद साहब, हसनात, आप सब मौजूद थे साथ, और ना सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने अपने सूबे से मुतालिक बात कर रहे थे कि इस वक्त कांटेदार मुकाबला का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेडिक्शन वाकई मुश्किल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू केपी। अब लेट्स सी 8 फरवरी को वोटर करता है क्या। लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब, उन्होंने अवाम की तवज्जो एक बहुत अहम मसले की जानिब दिलाई और वाज़े किया है कि स्टेम सेल थेरेपी के जरिए थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, लिम्फोमा और एप्लास्टिक एनीमिया समेत खून के अमराज का इलाज किया जा सकता है। लेकिन कुछ निजी अस्पताल स्टेम सेल थेरेपी के जरिए ऑटिज्म, फालेज, ज़ियाबीतस, अमराज क़ल्ब, बांझपन समेत दीगर कई ऐसे अमराज के इलाज की पेशकश कर रहे हैं जो कि इसके थ्रू नहीं हो सकता, चूंकि अप्रूव्ड नहीं है। वो अस्पताल पैसे तो बना रहे हैं लेकिन सेहत के साथ, जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर में देखा जाए तो ये इलाज मंजूरशुदा नहीं है। यानी स्टेम सेल थेरेपी से हर बीमारी का इलाज इस वक्त अप्रूव्ड नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज जरूर होता है, लेकिन हर बीमारी का इलाज, जिन बीमारियों का मैंने नाम यहाँ पर लिया, जिसमें ज़ियाबीतस भी है, बांझपन भी है, उनका इलाज नहीं होता, नहीं किया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च जो है, अभी रिसर्च हो रही है, हो सकता है ट्रायल्स में हो सबीन, लेकिन अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन जाहिर है जो हॉस्पिटल्स कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साद खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक एक चीज बताएं लोगों को भी अवेयर करने के लिए कि स्टेम सेल थेरेपी के अंदर इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज अप्रूव्ड हैं, कि इन बीमारियों का इलाज सिर्फ करवाया जा सकता है और इसके रिजल्ट सामने आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू है जिसकी तरफ जो है हमें जो एक्चुअली जो यहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, सलमान आदिल साहब हैं, आगा खान में डॉक्टर नताशा हैं और जनरल परवेज़ अहमद रिटायर्ड हैं, जो इन जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के और ये जो बोन मैरो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे आपने बताया, तो यहाँ पे स्टेम सेल्स जो हैं इनकी थेरेपी जो है वो अप्रूव्ड है, रिसर्च प्रूवन है और उनको करना चाहिए। लेकिन वो
थेरेपीज़ जो अभी आपने जिनका नाम लिया, उसमें अब तो बाल लगाने के लिए भी और बढ़ाने के लिए और घुटने के इलाज के लिए और डिमेंशिया के लिए और MS के लिए, ये वो बीमारी हैं जिनका इस वक्त कोई जब इलाज नहीं होता तो उनको एक किस्म की एक होप दी जाती है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। इस वक्त आप एक चीज़ को समझें कि तकरीबन 1000 क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, 1000 ट्रायल्स हो रहे हैं दुनिया में तकरीबन, जिनमें अभी तक जो ट्रायल्स हुए उनमें से किसी ने, जिसको हम मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, जो इन चीज़ों में, इन बीमारियों में के लिए ट्राई की गई है, उसमें अभी तक किसी ट्रायल में इसमें फ़ायदा नहीं दिखाया। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक आपकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने के लिए ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से और नेशनल बायोएथिकल कमेटी से। ये इनसे रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसके बाद आप कोई भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसकी जो वजह है ताकि ये स्टैंडर्ड को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप कौन सी थेरेपी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इदारे कर रहे हैं वो इनसे रजिस्टर्ड कोई भी इदारा नहीं है, नंबर 1। कर रहे हैं फिर? नंबर 2, वो ऐसी थेरेपी कर रहे हैं जो सर यही तो हमें हाईलाइट हुआ। तो अब जब हमें एक्सपर्ट्स ने बताया, ज़ाहिर है दिस इज़ नॉट माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, लेकिन हमने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दीज एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें इसकी तरफ इसकी निशानदेही की। और जब निशानदेही की तो हमने फिर वो मुनासिब समझा कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें कि लोग बचें, क्योंकि ये इलाज बहुत महंगा भी है, ये सस्ता नहीं करना ना इस मामले को। लोग लाखों रुपए तो एक्शन भी लेना है, और चूंकि आप ज़ाहिर है इस वक्त एक पोर्टफोलियो। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन को ऑलरेडी कह दिया है, लेटर हैज़ बीन सेंट टू देम, शुड हैव बीन सेंट यस्टरडे टू देम, टू ऑल दीज फैसिलिटीज टू स्टॉप सच ट्रीटमेंट एंड वी विल टेक लीगल एक्शन इफ दे कंटिन्यू। दे हैव टू अप्लाई। ये बहुत अहम बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वैसे चूंकि ये मामला हाईलाइट हुआ, बिल्कुल लिया बातें जरूर पूछूंगा। फौरन कह दिया हमने, आप बंद कर दे ट्रीटमेंट, फौरन बंद कर दे। जो नहीं बंद करता, क्या लीगल एक्शन है जो लिया जा सकता है? क्या लाइसेंस मुअत्तल होंगे? क्या सजाएं होंगी? क्या जुर्माने होंगे? क्या होगा? जी बताइएगा प्लीज। हमारे देखिए, हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनके लाइसेंस अगर कैंसिल कर देंगे तो दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर हॉस्पिटल। सो अगर वो बाकी चीज़ों में दूसरी चीज़ें करें तो उनकी सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। एक सवाल, एंटरटेनमेंट क्या है आपके लिए? वैसे आपके लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए है कि अच्छा सा कोई ड्रामा देख लिया, अच्छी से कोई फिल्म देख ली, कोई थोड़ा लाइटर चीजें देखने का शौक, तो वो एंटरटेनमेंट होती है। कोई स्पोर्ट्स के लिए मेरे ख्याल हर किसी के लिए डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे मूवीज में भी देखें डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, और ज़रा उसमें अगर हम ढूंढें एक एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, ज़रा वो होता तो है, लेकिन हर शख्स का वो डिफरेंट होता है। किसी खास सब्जेक्ट पे जब मूवी बनती है, ज़रा बहुत से लोगों को पसंद आती है, बहुत से लोगों की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो जब हम मूवीज़ की बात करते हैं, वेराइटी ऑफ मूवीज़ आ रही होती है और उसमें हर शख्स की अपनी पसंद होती है। आपकी पसंद क्या है ये बताएं। मुझे हर तरह की मूवी पसंद आती है, डिपेंडिंग ऑन माय मूड एक्चुअली। अच्छा, हाँ, मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। चलिए, वैसे बहुत सारे लोगों के लिए भी मूड है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स पे अगर मूवी बनती है तो आपको अपना मूड चेंज करके आपको वो भी देखनी चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर वाकई मूवी बनाना बड़ा मुश्किल भी होता है, कि उस सब्जेक्ट पर बात भी करनी है, मूवी भी बनाना, स्पेशली हम सोशल इश्यूज की अगर बात करें, दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, लेकिन उस पर बहुत कम बात होती है। इट इज टैबू ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, जिस मौजू पर बात ही कम हो, उस पर जब मूवी बनानी हो तो ज़ाहिर है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी की बात करेंगे, द नेम इज टकसाली गेट। और इस टकसाली गेट जब मूवी की हम बात करते हैं, इसमें यासिर भी हैं, इसमें मेहरबानो भी हैं, इसमें आयशा उमर भी हैं, इसमें बहुत से जानदार अदाकार हैं और क्या ज़बरदस्त उनके कैरेक्टर्स हैं। तो ज़रा भी तो ट्रेलर है हमारे साथ, लेकिन अभी 16 फरवरी को मूवी रिलीज़ हो जानी है, और ये इस मौसम में रिलीज़ हो रही है मूवी जिसमें इस वक्त इलेक्शन के अलावा कोई बात तो हो नहीं रही। तो हम उस पर भी बात करेंगे, ऐसी कौन सी बात है? वो भी तो शहरी है ना, ये भी एक्टर्स भी हैं, शहरी भी तो है पाकिस्तान के, तो इस हवाले से भी हम बात जरूर करेंगे। ठीक है, इस वक्त साथ साथ ट्रेलर आपको दिखा भी रहे हैं टकसाली गेट, और यासिर भी साथ मौजूद हैं और मेहरबानो भी साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करें। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त, आप सुनाएं।
जबरदस्त। मेहमानों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। एक्साइटेड फॉर द मूवी? ऑफ कोर्स। और एक्साइटेड फॉर द इलेक्शंस? नो, we're more दोनों ही excited मूवीज हैं about वैसे तो। ये मुझे I was expecting something from यासिर। एक का एंड Interesting अच्छा है, statement। एक का आई डोंट नो कैसा है। वैसे आप लोग, आपने मुझे सलाम क्यों नहीं किया और आपने इनको क्यों नहीं किया? अच्छा वो ये हमने बांटते कहा हुए थे, हमने बंदे बांट हमने लिए। कहा ये कौन सी आप गाँव की यासिर को शादी है इसमें कीजिएगा, औरतें मैं अलग होंगी मर्द अलग होंगे? अस्सलाम वालेकुम यासिर, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? कैसी हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम। देखिए वो ऑन एयर सलाम था, मौफिर तो कर चुके थे। देखिए बराबरी से लेके चलें शो को। ये बात सही है। बराबरी वैसे बराबरी नजर आती है आपको हर जगह? बराबरी तो नहीं नजर आती, कहीं भी नजर नहीं आती। आजकल इसीलिए जिस तरह के आप वाकयात हो रहे हैं उसमें तो बिल्कुल बराबरी नजर नहीं आ रही। आप लोग भी सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे। हर जगह दो ही तीन चीजें इस वक्त चल रही हैं, कहीं मारकुट आई, कहीं बोतल खो गई है, लेकिन 16 को फिल्म आ रही है हमारी टकसाली गेट, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। कितना वक्त लगा इस मूवी के बनने में यासिर? इस मूवी को बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि बड़ी अच्छी वेल प्लान्ड मूवी थी। प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी और वकास रिजवी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, आयशा उमर हमारी प्रोड्यूसर हैं और शबीर शाह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, तीनों ने बड़ी मेहनत करके एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें एक्चुअली बहुत कम देर में रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये फिल्म रैप अप की थी। आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज आई एम यूज्ड टू लॉन्गर शूटिंग पीरियड्स, लेकिन ये इतनी माशाल्लाह अच्छी से प्लानिंग की हुई थी। जबरदस्त। ऑब्वियसली प्लानिंग पे डिपेंड करता है और उसके बाद एक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कितने अच्छे से वो काम थे। बाकी एक्टर्स के बारे में भी जरा बताएं और अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में भी बताएं। इंटरेस्टिंग फिल्म है। अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई बहुत इशू बेस्ड फिल्म है। इशू ज़रूर है जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है और अमूमन फिल्म किसी ना किसी इशू पे होती है, चाहे लड़का लड़की राजी ना हो रहे हो शादी के लिए, वो भी एक इशू है और उस पर फिल्म बनती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है उस तरह से कि इसमें एक तो इशू बेस्ड तो है ही, जिस तरह की आजकल मूवीज़ आती हैं पाकिस्तान में, मगर उसके साथ साथ ये एक क्राइम थ्रिलर भी है। तो इसका जो कमाल है ना कि फिल्म आपको सीट से उठने नहीं देगी। आई थिंक इंटरवल में भी आपको बाहर नहीं जाने देगी क्योंकि इतनी इंगेजिंग फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई फिल्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं और परफॉर्मेंसेस आपको बहुत कमाल देखने को मिलेंगे। बस अबू अलीहा ने लिखी है और जी और डायरेक्ट भी उन्होंने की है बिल्कुल। लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल है, मेहरबानों ने तो उड़ा के रख दिया है। मेहरबानों अपने कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग करे, कितना उड़ाया आपने? मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, लेकिन अगेन लाइक यासिर सेड कि सारा हमारे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया गया था, इतनी अच्छी कंसेप्चुलाइजेशन की गई और फिर इतनी अच्छी प्लानिंग की गई कि हमारे लिए फिर हमारा काम आसान हो जाता है ना जब एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस सो ब्यूटीफुली। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक आई शुड रिवील टू मच अबाउट द कैरेक्टर, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जहाँ पर फिल्म मुश्तमिल है यानी कि जो सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बिकॉज यू नो नॉट मैनी स्टोरीज आर कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान जो कि ये वाली सेटिंग रखते हैं, यानी कि टकसाली गेट यानी कि ओल्ड लाहौर, वहाँ पर बेस्ड फिल्म्स नहीं बन रही। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मोर देन एनीथिंग। और कहाँ शूट आप लोगों ने किया? लाहौर में शूट हुई है, अंदरून लाहौर में। शूटिंग वहाँ पे करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत रश है, तंग गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं और फिर वहाँ पे अगर आप आयशा उमर और मेहरबानों को ले जाए और बाबर अली को भी अगर ले जाए तो लोगों की कमी नहीं होगी। नहीं मैं तो घुल मिल जाता हूँ उनमें। अच्छा ये लोग नहीं घुलते। बाबर अली साहब ये बड़े स्टार्स हैं, ये लोगों को इन लोगों के साथ काम करना, नैयर एजाज साहब उनकी तो इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ बड़ा मुश्किल रहा हमारे लिए काम करना इस हिसाब से। बाकी अभी आप लोगों ने इंडिया की वो हीरा मंडी फिल्म आ रही है, सीरीज आ रही है, उसका ट्रेलर देखा होगा और ये असल हीरा मंडी में शूट हुई है फिल्म। तो ये एक असल आपको आई थिंक देखने को मिलेगा, जो भी बाहर भी लोग देख रहे हैं तो असल ऐसे दिखती बाहर है। जो लोग इमेजिन कर रहे हैं वो यहाँ की असलियत अब पहली बार आई थिंक पहली बार नजर आएगी। तो हाँ, तो इस फिल्म की जो लोकेशन है ना वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो लोकेशन है और लाइव लोकेशन पे करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा आपने जो कैरेक्टर प्ले किया इसमें वो चूज क्यों किया, या आपको ऑप्शन ही सिर्फ उसी कैरेक्टर की दी गई थी? नहीं, अबू अलीहा ने तो मुझे बताया था फ़ोन करके, सबसे पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके यही कहा कि मैं ये कंसेप्चुअलाइज ही आप पे कर रहा हूँ एज एन आई वॉज हिज म्यूज, विच इज़ एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ और मेरे लिए बहुत अजीब होता है अगर कोई मुझे कहे कि आपके ही अराउंड मैंने कुछ सोचा है और लिखा है। तो ये कैरेक्टर उन्होंने कंसेप्चुअलाइज ही मुझे सोच के किया था, तो उस लिहाज से
आई डिडंट हैव अ चॉइस टू चूज उस तरह से। ऑब्वियसली जब उन्होंने किया है तो एक्सपेक्टेशंस भी, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनर फॉर मी, मीट करना भी बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। बातों का तो कहते हैं कि आपके लिए लिखा हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे लिए लिखा गया और मैं अगर उनकी उम्मीदों पे ना उतरूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिससर्विस होगी, स्पेशली बिकॉज एक इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नहीं मैं कहूँगी टॉपिक्स के ऊपर फिल्म बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जो कि मतलब वो नहीं है खाली जो कि मतलब लोगों को लग रहा है। आई फील लाइक नो वन शुड गो इनटू द सिनेमा विद प्री कंसीव्ड नोशंस अच्छा, कि फिल्म ऐसी होगी या वैसी लग होगी। रहा है, हो सकता है कि मूवी में कुछ और बहुत अलग हो। बिल्कुल बहुत अलग है। अच्छा, ये फिल्म एक थ्रिलर है और वाकई आपको मजा आएगा इसे देख। तो वो जो थ्रिल वाला एलिमेंट है वो फिर ट्रेलर से थोड़ा मिसिंग रखा गया जान के? हाँ, वरना शायद एंड रिवील हो जाता। तो मजा आएगा देखकर आप लोगों को। अच्छा, चलिए ये सस्पेंस ही वैसे हम रखते हैं ना, लोगों को पता नहीं, चले। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। तो वैसे एक प्रमोशंस भी बड़ी जबरदस्त सोशल मीडिया पे दम वाला पानी काम कर रहा है। दम वाला पानी मिल ही नहीं रहा आजकल तो। नहीं तो मैं था तो सही वैसे। अच्छा, वो उसको बिल्कुल लाइट उसमें लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने उसकी कोई खास बात नहीं कि हमने तो बार बार उसमें सिर्फ अपनी फिल्म की प्रमोशन की है कि 16 फरवरी को, मतलब थोड़ी मतलब हाँ वो फिल्म आ रही है। बहरहाल महर भी कह रही थी कि उनको अब वो लेहना कहा कि मुझे आपको देख के मैंने ये लिखा है, यही बात उन्होंने मुझे भी कही थी। नहीं, वो मेरे कैरेक्टर की आपके वाले कैरेक्टर। हाँ जान ठीक है। लेकिन मेरे शेप का मसला आ रहा था तो इसलिए कास्ट किया बाद में, और आपको ये बात की उन्होंने। लेकिन इसमें मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो ये कि फ़िल्म के बहुत सारे अदाकार आपको देखने को मिलेंगे और जिस तरह से फिल्मी पुराने अदाकार फिल्म के कैमरे को देखते हैं ना, उस तरह से बहुत मुश्किल है कैमरे को देखना। लाइक ऐसा लगता है कि वो बने ही उस कैमरे के लिए हैं। बाबर अली साहब जब स्क्रीन पे आएंगे ना तो चीखें निकल जाएंगी लोगों की। अच्छा, वैसे ये होता है जैसे बाबर साहब की आपने बात की, नईर एजाज साहब का जिक्र किया, सीनियर एक्टर्स हैं, इनके सामने परफॉर्म करना किसी के लिए चैलेंजिंग रहता है सेट पे? बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी एनर्जी देते हैं। मतलब नैयर साहब के साथ तो मैंने काफी काम कर लिया, वो इतनी अच्छी, मैं उनको डायरेक्ट भी कर चुका हूँ एकदम। तो जब वो इतनी अच्छी एनर्जी देते हैं कि उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है काम। वो इस लेवल पे आपको डायलॉग देते हैं तो आप फिर एक आप ऊपर ही जाते हैं। हाँ, आप ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। अगर कोई बुरा एक्टर हो सामने, वो यहाँ डायलॉग देता है, आप यहाँ आएंगे, यहाँ तो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो ये लोग शुरू ही यहाँ से करते हैं। और यही देखिए, जो पहले रीटेक देता हो वो भी रीटेक कम दे देता है फिर। हाँ, रीटेक्स देखिए, रीटेक्स हर आर्टिस्ट देता है, बड़े से बड़ा एक्टर देता है। मगर हमारे सेट पे अच्छी बात ये थी कि हम लोग रिहर्स करते थे, सीन्स याद होते थे और डायरेक्टर को पता था वो क्या शूट कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से हो गया। बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हमने कोई बहुत मुश्किल से कोई फिल्म की है। नहीं बिल्कुल भी ऐसे ये नहीं। अगर मैं कहूँ कि जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए, पहले आप मुझे बता दें मेहरबान कि इनमें सबसे प्लान प्रोजेक्ट ये लगा आपको जिसमें सब कुछ इजी करती गई? बिल्कुल, काफ़ी प्लान था अब तक। मैं वैसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली करती नहीं हूँ, साल में 1 या 2 से ज़्यादा नहीं करती, बिकॉज थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ। या होता ये है कि वो कहा जाता है आपको ये कैरेक्टर आपको सोच के लिखा गया तो फिर आप नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे कैरेक्टर नहीं पसंद आता तो मैं नहीं करती। ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये फिल्म पढ़ के, मैं खाली कैरेक्टर को नहीं देखती, मैं पूरी फिल्म को ओवरऑल देखती हूँ। मैं हर कैरेक्टर पढ़ती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि एक फिल्म वाकई कंपेलिंग है या नहीं। लेकिन मैंने तो इसको पहली बार ही पढ़ा तो मुझे लगा कि ये फिल्म इतनी कंपेलिंग है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मतलब कोई और कर लेगा और फिर मुझे बहुत रिग्रेट होगा। और फिर बाद में आके जिस तरह हम अक्सर देख रहे थे कि वो जो रोल था वो बहुत हिट हुआ, वो पहले मुझे ऑफर हुआ था। बिल्कुल मैं आई डोंट वांट टू बी द वन सेइंग दैट ऑन टीवी वैसे पहले कि बहुत सारे ऑफ कोर्स बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑफर हुए जो रिजेक्ट किए हुए ने, या फिर बिल्कुल शाहरुख के साथ नहीं थे। नहीं, लेकिन किया हुआ अक्सर इस तरह किया हुआ है, लेकिन और रिग्रेट भी किया हुआ है, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक अबाउट इट अ लॉट। लेकिन ये शुक्र है मैंने कर लिया और मैंने यासिर को नहीं करने दिया। वरना बहुत रिग्रेट होता फिर तो सब कोई रिग्रेट करती। अच्छा यासिर, मूवीज बन तो रही हैं पर उस तवातुर से तो अभी भी नहीं बन रही जिस तवातुर से बननी चाहिए। यार शायद सिनेमाज भी उस तरह से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गिने चुने सिनेमाज हैं। ज़्यादा सिनेमाज हों, एक्सेसिबल हों, कम टिकट्स वाले सिनेमाज हों, ज़्यादा मूवीज़ बने, सिनेमा के रिवाइवल हो, वो तो अभी तक नहीं हो रहा। क्यों? देखिए, सिनेमा जो है ना दुनिया भर में वो लोगों का माइंडसेट चेंज करने का काम करता है। ओके। और आई थिंक पाकिस्तान में अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए। ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, वरना तो कर रहे होते। तो जब तक वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक सिनेमा नहीं उठेगा, और जब तक गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि
बहुत मुश्किल है यहाँ पे। गौहर रशीद ने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू करा था, उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि आप पड़ोसी मुल्क की मिसाल देखें तो वहाँ पे अगर कोई भी मॉल बनता है ना तो उसके लिए नेसेसरी है वो मॉल बनाने के लिए कि उसमें एक सिनेमा लाजमी है, एक सिनेमा होना ज़रूरी है जी। यहाँ कितने मॉल चीज़ें बनती हैं, कोई सिनेमा नहीं होता। तो जब तक सिनेमाज नहीं बढ़ेंगे, मूवी ज्यादा नहीं बनेगी, तब तक कैसे चलेगा। और यासिर ये भी बड़ा जरूरी है कि आप उसके टिकट के कम प्राइस रखें, क्योंकि एक आम इंसान नहीं देख सकता जाके इन सिनेमाज में इतनी प्राइस के साथ। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, अगर आप लाहौर में आपने जाके लाहौरी थिएटर देखा है जो कि असलों से चल रहा है, सही, आप वहाँ जाके देखें तो उसमें ना क्लासेस बनी हुई हैं। एक साइकिल वाला भी आता है वो भी देख रहा है, एक प्राडो वाला भी आता है वो भी वही थिएटर देख रहा है। दोनों की टिकट के पैसों का फर्क है बस, सही है। और वो साइकिल वाला कोशिश करता है कि पैसे जमा करके उस जगह बैठ के देखे जहां प्राडो वाला बैठा है। तो ये चीज़ सिनेमा में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना एंटरटेनमेंट के लिए लोग पैसे खर्च कर ही देते हैं। या शायद यासिर अब चूंकि इंडियन मूवीज नहीं लगती इसलिए भी हम देखते हैं कि सिनेमा की तरफ रुझान कम है। इस पे कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि लगनी चाहिए, कुछ बिल्कुल लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। वो हमसे बहुत बड़ा सिनेमा है और उनकी फिल्म जब यहाँ लगती है तो हमारी फिल्म भी चलती है और सिनेमा हमारा चलता है बेसिकली। उनकी फिल्म लगने से देखिए ना, उनकी फिल्म लगती है तो कोई 26 करोड़ का बिजनेस करती है, कोई 28 करोड़ का बिजनेस करती है, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं ना देखने के लिए, वो पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। जब आपका फुटफॉल बन जाता है ना, फिर आपकी फिल्म भी लगेगी, लोग देखने जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से फिर ऐसा नहीं है कि लोगों को शायद हमारे कंटेंट पे उतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनको अच्छा जी बॉलीवुड फिल्म है, फौरन आएंगे देखेंगे, अपनी फिल्म है तो कहेंगे अच्छा क्या है, वही ड्रामे वाली चीजें होंगी, क्या नया होगा। हालांकि हमारे बहुत अच्छी फिल्म्स बनी। कभी मुझे भी लगता है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत कम ड्रामे करता हूँ, मेरी फिल्म ज्यादा है, जब एक ड्रामे का एक्टर वो रोज देख रहे हैं, वो फिल्म में शायद ना देखते हो, मे बी ऐसा हो, मेरा है ऐसा, मुझे थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है वो, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी वो कैरेक्टर किया हुआ होता है टीवी में, वही फिल्म में कर रहे होते हैं, तो कुछ नया देखने को नहीं मिलता। तो ये वजह भी हो सकती है, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम अच्छी फिल्म बना सकें। दूसरा, टीवी को फिल्म से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। टीवी को फिल्म से दूर होना पड़ेगा। अगर हर चैनल अपनी फिल्म बनाएगा और चलाएगा तो वो बाकी चैनल पे प्रमोट नहीं हो सकती वो, अब आपके चैनल पे किसी और चैनल की फिल्म का गाना नहीं चलेगा तो कहीं और प्रमोशन नहीं हो सकती, क्रॉस प्रमोशन का कोई तरीका नहीं है। We are not with Texali, but still we are doing that. नहीं, आप तो बड़े चैनल हैं, छोटे जहन के चैनल की बात करें तो वो हमें फॉलो कर लेंगे ना। अल्लाह करे कि अच्छी चीज़ों को लोग फॉलो करें। देखिए, मैं कहता हूँ इसमें कोई बाउंड्री होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसकी ये वजह है कि अगर आप कपिल शर्मा का शो देखें, वो एक चैनल पे चलता है और उसमें हर फिल्म आती है, चाहे वो किसी भी चैनल की हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रमोशन, और ये होनी चाहिए। यहाँ तो मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन वाला माहौल है, और कंपटीशन तब होता है जब लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन हेल्दी हो, लेकिन कंपटीशन तब होता है जब इंडस्ट्री बन चुकी हो। अभी इंडस्ट्री नहीं है, अभी तो सपोर्ट सबको करना चाहिए। 100 सिनेमाज है हमारे पास पूरे मुल्क में, कई शहर इसमें सिनेमा ही नहीं है। मेन सिनेमा सारे पंजाब में है, सिंध में इतने सिनेमा, कराची में दैट्स इट, बलूचिस्तान इधर कहीं कोई सिनेमा ही नहीं है। तो अब आपके पास तो सिनेमा ही नहीं है मेन चीज, तो फिल्म लगाएंगे कहाँ? तो क्या करें, वो सिनेमा बिक गए, वहाँ पे शादी हॉल्स बन गए। तुम भी कुछ करो कि मैं ही सब कुछ अच्छा, मैंने भी कुछ करना है। अच्छा, मैं कुछ तो आप भी अच्छा साहब, ये भी मैंने करना है। वो फैज साहब से किसी ने कहा कि फैज साहब आप शेर लिखते तो बहुत अच्छा है, मगर आप क्या आएगी उतनी, सब कुछ मैंने करना है, सब मैं ही करूँ, कुछ तुम भी तो करो। ठीक है, तुम अच्छे से अदा कर लो। जिन्होंने करना है वो करें, वैसे हम तो वो हमारे तवज्जुह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें यहाँ बुला के आपने मौका दिया, आप आए, बहुत शुक्रिया यासिर। मैं इसी पर आपको कमेंट में मिलूंगा कि इंडियन मूवीज का पाकिस्तान में लगना, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक बिल्कुल लगनी चाहिए। अगेन लाइक ही सेड, अभी हमारी इंडस्ट्री फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बहुत कच्ची है इस वक्त, यू नो, इट्स हार्डली एन इंडस्ट्री आई वुड से। और अगेन 100 से कम सिनेमाज हैं देयर, और वो एक ऐसी फिल्म है जिसने मतलब 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने बिजनेस किए होते हैं, और वी कांट कंपेयर। तो लोग जब ये सुनते हैं कि एक फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया, ऑफ कोर्स दे विल शो अप टू द सिनेमाज एंड पे फॉर इट। अगेन मतलब इकोनॉमिक फैक्टर लाइक ही सेड नहीं है इतना, क्योंकि पीपल पे फॉर एंटरटेनमेंट। तो मेरा ख्याल है चेंज आएगा अगर इंडियन सिनेमा। दूसरा, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसके पास पैसे जमा होते हैं प्लॉट ले लेता है या गाड़ी ले लेता है एक्स्ट्रा, कि इसको बाद में बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्ट करें यार, वो पैसे वो बाहर आएंगे लाजमी। पर लेकिन यहीं पर एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है ऑब्वियसली कि जो इंडियन फिल्म्स बनती हैं वो आप सारी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादातर उनका रुझान ये भी होता है कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट ऐड करते हैं, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं उसके अंदर। तो फिर शायद ये अभी वो फाइटर मूवी जो आई है ना, उसने साबित कर दिया है कि आप जितने बड़े मर्जी स्टार्स ले लें, अगर वो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तानी होंगे ना, लोग नहीं पसंद करेंगे उसको, वो बहुत टू मच हो जाता है। वो लोग भी, उन्हें भी पता है कि यार ये तेज हो जाती है, नहीं देखी जा सकती। कितना तो मेरा ख्याल है ये टू वे होना चाहिए। कितनी ही गालियां दे सकता हूँ, नो
एग्जैक्टली, आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। कितने देर तक लड़ लेंगे अपने पड़ोसी से, नहीं हो सकता। तो बस मेरे ख्याल में अब इससे बाहर आ जाना चाहिए उनको, दोनों को। और हम हम तो हमारे कहाँ बनाते हैं मेरे दोनों से मुराद ये है कि ज़रा मैं क्रिटिसिज्म से भी बाहर आना चाहिए, और जिस तरह हम वेलकम करें आप दोनों ने जिस तरह का मूवीज लगनी चाहिए, व्हिच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, आई मस्ट से दैट। तो ज़रा वहाँ से भी फिर उस तरह का कंटेंट नहीं आना चाहिए कि जिस पे खामखा बैन और वो पाबंदी वाला सारा एलिमेंट हो। दोनों तरफ से होता है ये, ऑब्वियसली उनकी तरफ से नहीं बनेगा तो हमारी तरफ से भी वेलकम किया जाएगा। हमारी तरफ से फिर भी वेलकम किया ही जाता है हमेशा, करते हैं। हम लोग हैं जरा थोड़े ओपन माइंडेड हैं और थोड़े से हम बाहें फैला के वेलकम करते हैं। असल में शाहरुख खान हम हैं। अच्छा, वैसे यही वजह है क्योंकि हमारी मूवीज़ कम बनती हैं, तो हमारे वो स्टार जिस तरह बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि अब ज़्यादा मूवीज़ नहीं बने, इसलिए वो ड्रामा में नज़र आ रहे हैं हमें। बाबर साहब का ज़रा एक नाम हम देख रहे हैं, आजकल ड्रामे ज़्यादा वो कर भी रहे हैं। यही वजह कि मूवीज़ नहीं बन रही इसलिए ड्रामे कर रहे हैं, यही वजह हो सकती है। आई थिंक ये तो ज़्यादा बेहतर वही बता सकेंगे, मगर मैं इस मामले में शान शाहिद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जिस तरह से उन्होंने सस्टेन किया है ड्रामे में ना आकर, जो उनकी प्रेजेंस आज भी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक किया, बहुत अच्छा किया। फिल्म का एक्टर होता है, उसको ड्रामे में क्या करना है आगे। तो यही चीज़ ड्रामे वालों पे भी अप्लाई होती है। पता नहीं, ड्रामे वाले को मौका मिले ज़रूर करनी चाहिए उनको फिल्म, लेकिन सिनेमा में अगर आपको काम मिल रहा है, मुझे अगर मैं हर साल मेरी एक फिल्म आई जाती है तो मैं नहीं करता ड्रामे, ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, और शान साहब ने ये आई थिंक ट्रेंड बनाया है, और सिनेमा का जो आदमी होता है ना, वो टीवी पे आके बहुत छोटा हो जाता है। शान को अगर आप सिनेमा पे देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है स्क्रीन, आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कोई हीरो है जो स्क्रीन पे आया है, इसने कुछ कहा है, आपको सुनने को दिल करता है। तो ये एक फ़र्क है बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन का। लेकिन एट द सेम टाइम जावेद शेख, रेशम, बाबर, बहुत से और नाम, हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने नाम अपना गवा दिया। इक्वली इम्पोर्टेंट, अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं फील करते कि अगर मैं मिसाल देता हूँ शान साहब की, तो उसके सामने अगर आप किसी ऐसे एक्टर गए जो पहले फिल्म करते थे अब ड्रामों में काम करते हैं, फ़र्क आपको खुद फील होता है। आई थिंक जब आप सिनेमा में जाके उनको देखते हैं ना, वही वाली बात है कि एक एक्टर में दिलीप कुमार ने 50 सालों में 50 फिल्में की हैं, वो बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, ठीक है। उनके पास इतना ही मटेरियल था एज एन एक्टर कि वो एक साल में एक फिल्म करते थे, इससे ज़्यादा उनके पास मटेरियल ही नहीं था, सही, ठीक है। तो अब हमारे अगर आप कोई भी टीवी के एक्टर उठाएं, उन्होंने अपने अभी 10 साल 12 साल 15 साल के करियर में या 20 साल के करियर में सैकड़ों ड्रामे किए हुए, लाइक 100 से ऊपर ड्रामे किए हुए हैं। तो और एक ड्रामा 1 घंटे का नहीं होता, एक ड्रामा 30 घंटे 36 घंटे का होता है। 36 घंटे एक्टिंग करना, समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। आप इतना ज़्यादा काम एक जैसा कर लेते हैं कि फिर सिनेमा में आपके पास कुछ करने को रहता नहीं है। ये डिफरेंस हो सकता है। हाँ, कैसे करेंगे, बहुत फर्क है, दोनों की एक्टिंग का भी बहुत फर्क है, टीवी की एक्टिंग बहुत अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने चूंकि अभी एक गौहर का नाम भी लिया, एक वीडियो में देखा था आपके गौहर की, गोरे रंग पे बड़ी तनकीद हुई कि गोरा रंग हो तो जल्दी जल्दी कास्ट हो जाता है। आपका तो रंग भी माशाल्लाह बड़ा फेयर है, कि वाकई ये होता है। थोड़ी वो उनके लिए लिख रहे हैं खास बात पे, हम बर्बाद हुए पड़े। ये दोनों से पहले आप बताएं वो किसके लिए था कि गोरा रंग हो तो बस कास्ट हो जाता है, और फिर ये कि क्या वाकई गोरे रंग का फायदा होता है? मेरा नहीं ख्याल है पर्सनली, मेरा वाकई पर्सनली नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी एक्टिंग की वजह से आई थी इंडस्ट्री में, तो मैं आई कांट पर्सनली से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं है आज तक कि मैंने आपको गोरे रंग की वजह से कास्ट किया, और अगर मुझे कोई कहता तो आई वुड टेक ऑफेंस टू इट ऑब्वियसली। यही वजह है कि मैंने आज तक कोई फेयरनेस क्रीम या ब्यूटी क्रीम का कमर्शियल या कुछ भी नहीं ऑफर्स हुए हैं। हाँ, मैं नहीं करती, वो तो इकरा भी नहीं करती है, यू नो। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स इन आवर इंडस्ट्री। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स से हमें बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। और अगर मैं कहती हूँ दोनों पे तनकीद होती है, अक्सर अगर गोरी लड़की को कास्ट कर लिया जाता है, जितनी मर्जी टैलेंटेड, तो यही तनकीद हो रही होती है कि अच्छा ये गोरी थी, गुड लुकिंग थी, इसलिए उसको कास्ट कर लिया, जितना मर्जी टैलेंटेड हो वो। ये चीज एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम हमेशा जिस तरह बात करते हैं सांवले रंग पे, काले रंग पे जिस तरह से तनकीद होती है, उस तरह गोरे रंग पे भी होती है। तो मेरे ख्याल है इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना कोई हर्ज नहीं है कि हम थोड़े से रेसिस्ट हैं इस मामले में। एज नेशन हम हैं, हमारी माएँ, बहनें, दादियाँ, नानियाँ सब बहू गोरी चाहते हैं। आपके वो देख लेना, मुहावरे भी इसी तरह के हैं, गोरी चिट्टी, चांद जैसी। अंग्रेजों ने राज किया था ना, अंग्रेजों ने राज किया था, इसी वजह से तो माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स ना होता, हमारे यहाँ गोरे रंग की क्रीमें इतनी ज्यादा ना बिकती। सीधा सीधा इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको ना 10 रुपए से लेके और 2,500 रुपए तक की गोरे रंग की क्रीम मिलती है पाकिस्तान में। यानी कि वो हर इंसान के लिए गोरे रंग की क्रीम बना रहे हैं और वो बिक रही है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए, रंग होता है, हेल्दी स्किन की बात होनी चाहिए। हेल्दी स्किन, आप हेल्दी हैं एंड दैट्स इट। दुनिया में तो अब ये बात होनी शुरू हो गई है, मगर हम कहते हैं जैसे अमेरिका में अब हर रेस की और हर कास्ट की लड़की को वो खड़ा करके एक शूट करते हैं, मगर वहाँ पे भी गोरे रंग की क्रीम मिलती है आज भी। तो मूवी में वापस आते हैं, आ जाते हैं वापस। अच्छा जी, कोई जबरदस्त सा डायलॉग जो आप लोग हमें यहाँ पे जो करके बता सकते हो, इस जगह से जा सके, क्योंकि वो ट्रेलर को डायलॉग नहीं जा सकते, तो वो सोच समझ के वैसे इस पर एक कमेंट भी ले लेता हूँ मैं, मेहरबान हूँ। वो डायलॉग जितना ट्रेलर में हमने देखा है, तो वो डायलॉग कुछ ऐसे जो रूटीन में जा रहा है वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, तो वो करते हुए क्या फीलिंग थी? देखिए यही मैं सॉरी प्लीज यही फर्क है फिल्म और टीवी का। फिल्म ना आपको पता है ये फिल्म है, इसका ट्रेलर आपने देखा है, आपके घर वाले वही लोग जाएंगे वो फिल्म देखने के लिए। सही बात, ठीक है। और पाकिस्तानी फिल्में में इतना कुछ हो भी नहीं सकता उन दो डायलॉग्स के अलावा, कुछ ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते फैमिली के साथ बैठ के। और हमारी कौम ने फैमिली के साथ जाके माशाल्लाह टाइटैनिक भी देखी हुई है तो बेवकूफ़ी में कोई पीछे नहीं है किसी से। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दो डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली अब अगर आप अभी गली में किसी में निकल जाएं तो आपको जो आवाज़ें सुनने को मिलेगी ना वो यही आवाज़ें हैं। अग्रीड। तो ये इतनी रियल फिल्म है कि हमने रियल लोकेशंस पे शूट किया, तो वहाँ हम आप जनाब नहीं कर सकते थे, वो इसी तरह बात तो करते हैं। रियलिटी जो है वो दिखाने तो वो रियलिटी दिखाने के लिए हमने इस तरह से बात की। और वो डायलॉग डिलीवर करते हुए क्या हो रहा था? बार बार हंसी आ रही थी? नहीं बिल्कुल भी मतलब नहीं इजी आ रही थी। नहीं बहुत इजी, क्या मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर करके आई हुई थी कि मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ठीक है। इन्होंने तो 2-3 ऐड भी कर दी। सही बात है। अच्छा सही बात है, क्योंकि मुझे पंजाबी मतलब आ गई है अब काफी हद। तो आपने कहा ऐड कर दो जो फ्लो में जा रहा है। ऑफ कोर्स ग्रामर चेंज करती ही हूँ उसकी मोर और लेस, तो मैं ऐड करती हूँ जो भी मुझे बेहतर लगता है। और अब वो लिया बहुत माशाल्लाह वो है, ही इज वेरी ओपन टू फ्लेक्सिबल है, आप कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ भी कर लें, क्योंकि मैं कुछ ऐड ही करूँगी, मैं कुछ अच्छा ही करूँगी। अच्छा ही करेंगे, इतना भरोसा होना भी चाहिए होती है अच्छा करें। मैंने भी चीज़ें कुछ ऐड की हैं उनसे पूछ के, मगर अमूमन मेरी कोशिश ये होती है कि जो लिखा हुआ है वही बोलूं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा। लेकिन सब सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आप ऐड कर भी देते हैं, बिकॉज़ आपका एक्सपीरियंस भी इतना होता है। हाँ, जब आप बहुत एक सीन हो रहा है जो वन टेक है, हो गया उस सीन के, उसमें चले गए हैं, जैसे जावेद इकबाल में 1-2 सीन ऐसे थे जो वन टेक थे और वो लंबे चल रहे थे, उसमें चीज़ें ऐड हुई, डायरेक्टर ने नहीं काटी वो जाने दिया उसको। लेकिन जावेद मूवी रुक गई, वो मूवी लेकिन सेंसर अब मेरी डायलॉग की वजह से नहीं रुकी थी वो। नहीं इस मूवी पे हाँ, लेकिन क्या इस मूवी पे ये इशू आया डायलॉग की वजह से? नहीं आया। देखिए सिनेमा में ना उन डायलॉग को गाली अगर होगी ना उस पे बीप लग जाएगा, जो कि लगना नहीं चाहिए। आपको उसको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि ये ए है, बी है, सी है, कि इस एज ग्रुप के लोग आके देख सकते हैं, इस एज ग्रुप के हम लोगों को टिकट नहीं बेचेंगे। मगर यहाँ पे तो 10 साल के बच्चे को सिगरेट बेच देते हैं, तो ये मूवी क्या है, कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे? ठीक है सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे, ऑल द बेस्ट टू द मूवी टकसाली गेट। साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। हुकूमत नवंबर में लॉन्च होने वाली ज़ारा अलर्ट ऐप के बारे में आगाही फैलाने में मसरूफ है। इसके लिए वजारत इंसानी हुकूक ने चंद रोज़ तक मोबाइल ट्यून के जरिए अवामी आगाही मुहिम भी चलाई और ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप, इसकी हम बात करें तो इसका मकसद है कि अगवा या गुमशुदा बच्चों की फौरी बाजियाबी को मुमकिन बनाया जाए। शहरी बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में इस ऐप या हेल्पलाइन 1099 पर फौरी तौर पर राबता करके उनकी जल्द बाजियाबी मुमकिन बना सकते हैं। ज़ारा अलर्ट ऐप ये क्या है, किस तरीके से काम करती है, आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ारत हुकूक में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जहांज़ेब खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा इस इनिशिएटिव से मुतालिक बताइएगा कि कैसे ये प्लान हुआ कि ये ऐप बहुत अहम है और ये होनी चाहिए और इसकी वजह से बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया, थैंक यू। बेसिकली जो ज़ारा हैं, ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एजेंसी, ये बाकायदा एक पार्लियामेंट का एक्ट है 2020, उसी के तहत ये बनी। उसका मकसद और मतलब यही है कि जितने भी यानी बच्चे अगवा हो जाते हैं या गुम जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार हो हुकूमती सतह पे, और हुकूमती सतह पर कोई ऐसा इदारा हो जो इसको रिस्पांस कर सके और उस यानी जो मसला है इसमें कमी ला सके, और जितने भी मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन हैं उनको रिकवर करके अपने वालिदैन या अपने उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में ला सके। तो ये इदारा बना, और इदारे का जो मेन मकसद है कि जो ही कोई इंफॉर्मेशन आए, चाहे मोबाइल पे, ठीक है, चाहे कोई जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर, या किसी भी पुलिस स्टेशन से या किसी भी सरकारी इदारे से, तो फ़ौरन मोबाइल ऐप जो अभी हम रिसेंटली नवंबर 20 को
जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था उस मुनासिबत से उनकी हमने बाकायदा लॉन्चिंग की और अभी एक कैंपेन ऑलरेडी चल रही हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं मोबाइल, और हम चाह रहे हैं कि पेमरा वो हमें काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं इस हवाले से एक और सीरीज़ आप कैंपेन हम चलाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मसला है। और ज़ाहिर है लोगों के लिए आसानी ज़रूर है। मैं चाहूँगी सर कि ऐप किस तरह से काम करती है, ज़रा उसमें क्या फीचर्स हैं, किस तरह से हेल्प करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ऐप का जो तरीक़ाकार है ऐप का, उसका यही है कि जो गूगल ऐप स्टोर हैं या ऐप उस पर हम ऐप हैं उसको ज़ारा अलर्ट ऐप डाउनलोड करके जो भी नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और साथ साथ अगर मोबाइल नंबर हैं तो उनको रजिस्टर करा के एक वहाँ पे एक बटन है ज़ारा के हवाले से, ज़ारा अलर्ट के, उसको दबा के तो जितने भी इंफॉर्मेशन है जो गुमशुदा बच्चा है या अगवाशुदा बच्चा, उनका नाम, वल्दियत, कहाँ से गुमा, ठीक है, जो डिटेल्स अवेलेबल, पूरा जो एक फॉर्मेट बना हुआ उसमें आ जाए और उसको फिर यानी चलाएं। PMDU जो हमारा प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट है, वहाँ पे सिटीज़न पोर्टल है, तो वो फ़ौरन वो केस मुतालिका जो DPO हैं यानी जिस ज़िले से हो या जिस सूबे से हों या जिस पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चला जाता है। नंबर 1 पहला तरीका यही है। दूसरा सिटीज़न पोर्टल का जो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सिटीज़न पोर्टल पे भी ज़ारा ऐप हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड हैं और वो भी लिंक हैं तमाम पुलिस और DPO के साथ। तो उसमें उसके अलावा देखें, जैसे आपने ज़ारा अलर्ट कर दिया, डिटेल्स डाल दी, प्राइम मिनिस्टर के उस पोर्टल पे चला गया या DPO के पास चला गया, DPO के बाद आपके मुतालिका थाने पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो खुद कांटेक्ट करेंगे वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, उस बच्चे को उन्होंने ट्रेस आउट करना है, ठीक है, और साथ साथ जिनकी तरफ से ये कंप्लेंट ला जो उनको भी अपडेट मिल रहा होता है। रिस्पॉन्स टाइम एवरेज क्या है? यानी फ़ौरन ही विदिन 1 to 2 मिनट्स उनको रिस्पॉन्स चला जाता है। काफ़ी इस हवाले से माशाल्लाह, यानी खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ये मामला पेश है, बच्चे का गुम हो जाना या अगवा होना, और आपने जब उसमें अलर्ट प्रेस कर दिया, डिटेल्स डाल दी, तो इतना एफिशिएंट सिस्टम है कि 2 मिनट में उस फैमिली को कांटेक्ट कर लिया जाएगा? नहीं, पुलिस स्टेशन को ऑटोमेटिक होता है ना कि वो चले किसी ने कर दी तो वो रिस्पांस ऑटोमेटिक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में शुरू हो जाती है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन फौरन जो ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी बच्चा या बच्ची के, ठीक है, और 18 साल से कम इसके लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि ये इसका यानी कि मिसिंग पर्सन और मिसिंग चिल्ड्रन वाला इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि बच्चे की बात हो रही है, तो फ़ौरन जो मुतालिका DPO है, फिर DPO अपने मुतालिका SHOs वहाँ पे सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, तो लाजमी बात है उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत यानी फास्ट है, कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। अभी तक कितना सक्सेस रेट है, क्योंकि नवंबर की बात है, कितने सारिफीन हैं इस वक्त और कितना सक्सेस रेट है? जिसने उस पर कंप्लेंट लॉन्च की हो फिर उसने फ़ायदा उसका हुआ हो? जी जी बिल्कुल, तकरीबन अभी तक हमें जो रजिस्टर्ड जो कंप्लेंट हुए हैं वो तकरीबन 2779 2799 सिर्फ ये 2 महीने 79 2 महीने नहीं, ये लास्ट तकरीबन से जब से ये लॉन्च हुई हैं, नवंबर में लॉन्च हुई है, 3 महीने। ये ऐप की जो आप बात कर रहे हैं इस पे तो अभी तक हमें 600 से ज़्यादा यानी कंप्लेनेंट ने अपनी केसेस मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन के वो रिपोर्ट किए हैं, ठीक है, ये इसी दौरान। तो लाजमी बात है जब इस तरह की कैंपेन हो, लोग ज़्यादा अवेयर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा 1099 है, जो ज़ारा हेल्पलाइन है, उस पर काफ़ी यानी अभी अवेयरनेस ही की वजह से उस पर यानी अभी केसेस रजिस्टर हो रही हैं और वो फ़ौरन हम मुतालिका जो DPO हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और फ़ौरन इस पर एक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो जो 600 केसेस की आप बात कर रहे हैं कि जब से ये ऐप आई है वो 600 केसेस इसमें आए हैं, उन 600 केसेस में सक्सेस रेट क्या रहा? 85% सक्सेस रेट है। अच्छा, ठीक है, उसमें होता ये है कि कुछ उसमें डुप्लीकेट केसेस आ जाते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं तो वो 6 से अगर अप्रोक्सीमेट 600 हैं तो इसमें एक्चुअल केसेस के अलावा डुप्लीकेट और फेक केसेस भी आते हैं, ठीक है, तो जो उसमें लेकिन सक्सेसफुल रेट जो है वो 85%। अच्छा, और ये ज़ारा अलर्ट और रोशनी ऐप इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो ज़ैनब अलर्ट हैं ये तो हुकूमत
की ही एक वो हैं काविश हैं, और हुकूमती इदारा हैं, ज़ारा ऑफिशियल हैं और नेशनल मैंडेट है इसका। जो रोशनी है वो बेसिकली एक NGO है जो ऑलरेडी मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन के हवाले से आपने दोनों को लिंक किया हुआ वैसे आपस में? नहीं, उनका जो 1038 है वो हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। अच्छा। वो इसीलिए क्या अक्सर डुप्लीकेशन हो रही होती हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी एक्टिव हेल्पलाइन हैं वो 11 हैं। हमने बाकायदा उनकी असेसमेंट की हैं जो एक्टिव हैं, तो उनको इंटीग्रेट करवाया। 1038 पे कोई कॉल नहीं करता जी? अब 1038 फाल नहीं है? नहीं है, वो भी फाल है, वो भी फाल है, लेकिन मिलेगी कॉल इसी को, लेकिन वो इनके साथ इंटीग्रेट होगी। अच्छा। जो 1099 ये बड़ा अच्छा है, और ये नेशनल असल में बेसिकली ज़ारा का मकसद ये भी था कि एक नेशनल डेटाबेस बने। तो एक नेशनल डेटाबेस हम बना चुके हैं और जितनी भी हेल्पलाइन हैं जो मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन के हवाले से उनके पास केसेस आते हैं वो तो लिंक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं 1099 के साथ, ताकि डुप्लीकेशन भी ना हो और एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा हो। तो सर ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली एक स्टेप ज़रूर होता है, स्पेशली ये जो मोबाइल टोन्स के ज़रिए लोगों को अवेयर करने वाली चीज़ है। इससे बहुत सारे, क्योंकि नवंबर में अगर ये ऐप लॉन्च हुई है तो काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग अस हमें नहीं पता था कि ये ऐप एग्जिस्ट करती है। बट इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स है जो कि लिए जाने चाहिए तो लोगों के लिए आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात मंडे को।